अध्याय 121 वाइन वाम। हेलो डायरेक्टर वांग, मैं चेन पिंगोन हूँ, चेन पिंगोन ने जल्दी से कहा, और मन ही मन श्री हुआओ के प्रभावशाली संपर्कों पर आश्चर्यचकित हो रहा था। निर्देशक वांग की हैसियत और पद को देखते हुए, अगर चेन पिंगोन खुद उनसे संपर्क करने की कोशिश भी करे तो शायद वह उनसे संपर्क नहीं कर पाएंगे। हालांकि श्री हुआओ एक ही फोन कॉल करके उनसे सीधे संपर्क करने में सफल रहे। अपना परिचय देने के बाद दोनों पक्षों ने तुरंत मामले पर चर्चा शुरू कर दी। चेन पिंगोन निश्चित रूप से सच नहीं बोलेगी। चेन पिंगोन के पास अपनी खुद की व्याख्या थी, जिसका मूल उद्देश्य खुद को संदेह से मुक्त करना था। सबूत कैसे प्राप्त हुए, इस बारे में चेन पिंगोन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। सौभाग्यवश निर्देशक वांग ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उन्होंने मुख्य रूप से चेन पिंगोन के वर्तमान स्थान और उसके पास मौजूद सबूतों के स्तर के बारे में पूछा। दोनों पक्षों के बीच बातचीत होने के बाद कॉल जल्दी ही समाप्त हो गई। निर्देशक वांग ने चेन पिंगोन से कहा कि वह कल उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आएंगे और अपने साथ सबूत लेकर आएंगे। सबूत ले जाने के बाद उसका क्या करना है, इस बारे में निदेशक वांग ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन चेन पिंगोन ने भी आगे कोई सवाल नहीं पूछा। इससे कैसे निपटा जाए, यह अब चेन पिंगोन की चिंता का विषय नहीं है, लेकिन चेन पिंगोन का मानना है कि एक और तूफान आने वाला है। अनुमान है कि चांगहे शहर में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आखिरकार जू युवानकुई के कबूलनामे के अनुसार कई अधिकारियों ने उससे रिश्वत ली थी। ये सब करने के बाद चेन पिंगोन निसंकोच घर लौट आए। चेन पिंगोन को वापस आते देख उसके माता पिता ने आखिरकार राहत की सांस ली। माँ और पिताजी, मैंने आपसे कहा था, सब ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने किसी के साथ सुरक्षा शुल्क का मामला भी सुलझा लिया है। अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। सच कहूं तो मुझे सुरक्षा के लिए मिलने वाली रकम की बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ आपकी सुरक्षा की चिंता है। अगर मुझे पता होता कि इतनी परेशानी होगी तो मैं शुरू से ही सहमत हो जाती, चेन गुओकिंग ने बेबसी भरे भाव से कहा। पिताजी, आप ऐसा नहीं कह सकते। 10,000 युआन महीना, 120,000 युआन सालाना। हम 2 रात की शिफ्ट करते हैं तो कुल मिलाकर 240,000 युआन सालाना होते हैं। क्या आपको वाकई उस पैसे की परवाह नहीं है? चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पैसे को खर्च करने पर किसे बुरा नहीं लगेगा। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, चेन गुओकिंग ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, आपने इसका ध्यान रखा, इसके लिए धन्यवाद। अब सब ठीक है। अब आप निश्चिंत होकर अपना इंटरनेट कैफे चला सकते हैं। वैसे मैंने तो ये भी नहीं पूछा कि इंटरनेट कैफे का कारोबार कैसा चल रहा है। चेन पिंगोन ने विषय बदलते हुए कहा। काम इतना अच्छा चल रहा है कि हर दिन कैफे खचाखच भरा रहता है। जब तक कोई आकर परेशानी पैदा नहीं करता, हमारा इंटरनेट कैफे बहुत बढ़िया चल रहा है। जब इंटरनेट कैफे के कारोबार की बात आती है तो चेन गुओकिंग बहुत उत्साहित हो जाती है। चेन पिंगोन अपने पिता के साथ बातचीत और हंसी मजाक कर रहा था, और पूरा परिवार एक साथ सौहार्दपूर्ण समय का आनंद ले रहा था। माता पिता को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि चेन पिंग की यात्रा से इतना बड़ा हंगामा मच जाएगा। रात जल्दी बीत गई और अगला दिन आ गया। चेन पिंगोन का जीवन बहुत अनुशासित हो गया है। वह स्वाभाविक रूप से सुबह लगभग 7 बजे उठ जाता है। बाथरूम में हाथ मुंह धोने के बाद मैंने अपनी मां द्वारा बनाए गए सोयाबीन पेस्ट के साथ नूडल्स का एक कटोरा खाया। जब चेन पिंगोन ने सोयाबीन पेस्ट के साथ नूडल्स का कटोरा खत्म किया तो उसने फिर से सिस्टम की सूचना सुनी। सिस्टम स्टोर में मौजूद उत्पादों को फिर से रिफ्रेश कर दिया गया है। चेन पिंगोन को ऐसी आवाज की आदत हो चुकी थी, लेकिन इसे दोबारा सुनकर भी वह उत्सुकता से भर गया। सिस्टम इंटरफेस खोलने पर चेन पिंगोन के सामने 4 आइटम दिखाई दिए। 1. शांगगुआन जिनहोन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रैगन और फीनिक्स कंगन की एक जोड़ी। 2. तरबूज लगाने का एक तरीका। 3. सूक्ष्म नक्काशी तकनीकों पर एक पुस्तक। 4. शराब पसंद करने वाला एक आत्मा पालतू जानवर।
आज 4 चीजें सामने आई जिससे चेन पिंगॉन की दिलचस्पी पहले ही बढ़ गई है। पहली वस्तु वास्तव में एक हथियार है, वही हथियार जिसका इस्तेमाल उपन्यास में शांगुआन जिनहोंग ने किया था। हालांकि ये हथियार दूसरों के हाथों में पूरी तरह से बेकार है क्योंकि इसे इस्तेमाल करने के लिए विशिष्ट तकनीकों की आवश्यकता होती है। चेन पिंगॉन को इस तरह के हथियार की जरूरत नहीं थी। तरबूज उगाने का तरीका शायद ही स्वीकार्य है, मुझे लगता है। आखिरकार इस प्रणाली द्वारा तैयार किया गया तरबूज लगाने का फॉर्मूला निश्चित रूप से अलग है और यह कोई साधारण तरबूज लगाने का फॉर्मूला नहीं है। सूक्ष्म नक्काशी पर कौशल की किताब का चेन पिंगॉन के लिए कोई महत्व नहीं था, क्योंकि चेन पिंगॉन को उस तरह की तकनीक की जरूरत नहीं है। आखिरी बात ने चेन पिंगॉन को कुछ हद तक असमंजस में डाल दिया। हालांकि चेन पिंगॉन ने सिस्टम का परिचय पढ़ने के बाद तुरंत सुखद आश्चर्य का अनुभव किया, क्योंकि चौथी वस्तु, ये वाइन बग पालतू जानवर, वास्तव में काफी असामान्य है। क्योंकि वाइन बग को एक प्रकार का आध्यात्मिक प्राणी माना जाता है, जबकि सिस्टम शॉप में वाइन बग एक प्रकार का पालतू जानवर है, इसलिए एक बार जब आप इसे खरीद लेते हैं तो यह आपका अपना पालतू जानवर बन जाएगा। शराब प्रेमी का सबसे बड़ा शौक शराब पीना है। इसका महत्व शराब बनाने की प्रक्रिया में भी परिलक्षित होता है। एक बार जब आपके पास वाइन वम हो जाए तो आप उससे अपने लिए वाइन बनवा सकते हैं। आप वाइन बग्स को सीधे शराब बनाने वाले क्षेत्र में फेंक सकते हैं, और जहां वाइन बग्स दिखाई देंगे वहां बढ़िया शराब तैयार हो जाएगी। चेन पिंगॉन को इसके काम करने के तरीके की बारीकियां तो नहीं पता थी, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि शराब बनाने वाले कीड़े शराब बना सकते हैं। ऐसे में शराब का ये शौक एक अच्छी बात है। अन्य 3 चीजों की तुलना में शराब का कीड़ा निस्संदेह सबसे मूल्यवान है। बिना किसी और झिझक के चेन पिंगॉन ने 1 युआन खर्च करके शराब के कीड़े को पालतू जानवर के रूप में खरीद लिया। खरीद पूरी होने के बाद शराब का कीड़ा चेन पिंगॉन का पालतू बन गया था। चेन पिंगॉन ने सिस्टम इंटरफेस से सीधे वाइन बग को प्राप्त किया। कुछ ही देर में वाइन वर्म चेन पिंगॉन की हथेली में आ गया। यह एक मोटा सफेद वर्म था जो देखने में कुछ हद तक इल्ली जैसा लगता था, लेकिन इसका शरीर एकदम साफ था, मानो इसे क्रिस्टल से तराशा गया हो। हालांकि इसका रंग दूधिया सफेद होता है। चेन पिंगॉन के हाथ से शराब का कीड़ा झांक रहा था, जो देखने में बेहद प्यारा लग रहा था। वाइन वर्म चेन पिंगॉन का पालतू जानवर है, और चेन पिंगॉन अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके उससे संवाद कर सकता है। शराब बनाने वाले कीड़े से संवाद करने के बाद चेन पिंगॉन को पता चला कि वह कीड़ा शराब कैसे बनाता है। तब चेन पिंगॉन को एहसास हुआ कि शराब का कीड़ा वास्तव में एक प्रकार का कीट राक्षस था। इसे एक प्रकार का राक्षस भी माना जा सकता है। क्योंकि वह एक राक्षस है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास कुछ अनूठी क्षमताएं हैं। हालांकि उसके पास आक्रमण या बचाव की कोई क्षमता नहीं है, लेकिन उसने पानी से भागने की कला में महारत हासिल कर ली है। यह पानी की मौजूदगी में कहीं भी वाटर एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि वाइन भी एक प्रकार का पानी है, इसलिए इसका उपयोग निश्चित रूप से जल निकासी तकनीकों में किया जा सकता है। चेन पिंगॉन को एक विचार आया और उसने शराब के कीड़े को आदेश दिया। शराब के कीड़े के शरीर से छप छप की आवाज आई। फिर वह चेन पिंगॉन की हथेली में गायब हो गया। चेन पिंगॉन झटपट अलमारी के पास गई, उसे खोला और अंदर शराब की एक बोतल देखी जिसमें शराब के कीड़े रेंग रहे थे। निश्चित रूप से शराब प्रेमी कीड़े को शराब की सबसे नजदीकी बोतल मिल गई और उसने पानी से बचने की अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके शराब में प्रवेश कर लिया। ये क्षमता वाकई अद्भुत है। बोतल के अंदर जाते ही शराब का कीड़ा स्वतंत्र रूप से तैरने लगा, और जैसे जैसे वह तैरता गया, शराब की सुगंध और भी समृद्ध होती गई और उसकी गुणवत्ता और भी मधुर होती गई। अध्याय 122 शराब बनाना। चेन पिंगॉन जानता था कि इस शराब की बोतल की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि शराब की यह बोतल थोक में बेची जाती थी, लेकिन मेरे पिता को राष्ट्रीय दिवस के बाद से ही इस शराब का स्वाद बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने हमारे घर के लिए कई बोतलें खरीद ली। ये बोतल आधी भरी है, अभी भी आधी बची है। अब जब शराब बायजू में मिल रही है तो ऐसा लगता है कि इसकी गुणवत्ता बेहतर हो गई है।
चेन पिंगान ने बोतल का ढक्कन खोला और उसे सूंघा, वाकई उसकी खुशबू और भी बेहतर थी। कितना समय हो गया है? शराब में मौजूद कीटाणुओं के प्रभाव से शराब की गुणवत्ता बदल गई है। इस वाइन के शौकीन की क्षमताएं वाकई अद्भुत हैं। दरअसल ये कीट दानव की अपनी जन्मजात क्षमता भी है। यह तो सिर्फ आधी बोतल शराब की बात है, अगर यह शराब से भरा पूरा तालाब भी होता तो भी कीट राक्षस की जन्मजात क्षमता इसकी गुणवत्ता को तुरंत बढ़ा सकती थी। ये समझने के बाद चेन पिंगोन के मन में एक विचार आया। चेन पिंगोन शराब बनाना चाहता था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से इस कीट राक्षस से उसके लिए शराब बनाने को कहा। चेन पिंगोन आसानी से अपनी खुद की वाइनरी खोल सकता है और इस वाइन के शौकीन को वाइन बनाने दे सकता है। उसकी वाइनरी में बनने वाली वाइन की गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी होगी और उसे ऊंचे दामों पर बेचा जा सकता है। पैसा कमाना या न कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि चेन पिंगोन के लिए वाइनरी खोलना अधिक महत्वपूर्ण है। ये वाइनरी चांगहे में खोली जा सकती है। आखिरकार ये चेन पिंगोन का गृहनगर है और अपने गृहनगर में निवेश करने से उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने में मदद मिलेगी। अगर चेन पिंगोन पहले से ही उद्यमी होते तो उनके रिश्तेदार उनके माता पिता के लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करते। मुख्य बात यह है कि इस तरह की वाइनरी भी मुनाफा कमा सकती है। चेन पिंगोन पहले से ही प्रलोभन में थी। हालांकि इस मामले की अभी भी सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है। बेटे, क्या तुम पीना चाहते हो? चेन गुओकिंग संयोगवश वहां से गुजरी और चेन पिंगोन की हरकतें देखकर उसने अजीब से भाव से पूछा। जैसे ही चेन गुओकिंग वहां पहुंची, बोतल में मौजूद शराब के कीड़े अचानक गायब हो गए। शराब में रहने वाला कीड़ा वास्तव में गायब नहीं हुआ, बल्कि उसका शरीर पारदर्शी हो गया, जिससे वह शराब में पूरी तरह से अदृश्य हो गया। ये कुछ वैसा ही है जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है और अदृश्य हो जाती है, सिद्धांत वही है। मुझे अचानक से इसे आजमाने का मन हुआ। पिताजी, आप इस शराब को चखकर देखिए कि इसका स्वाद कैसा है। चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम क्या कर रहे हो? ये तो बची हुई शराब है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसका स्वाद नहीं पता? वैसे ये वाइन थोक में मिलने वाली शराब है, लेकिन इसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा है और मुझे यह अभी भी बहुत पसंद है। बात बस इतनी है कि भविष्य में शायद मैं इतना स्वादिष्ट बैजियू नहीं पी पाऊंगा। मैंने सुना है कि यह डिस्टिलरी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है और शायद बंद होने वाली है। चेन गुओकिंग ने कुछ भावुकता के साथ बात की। अगर इस शराब की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी, तो ये कारोबार से बाहर क्यों हो गई? चेन पिंगोन ने उत्सुकता से पूछा। अच्छे उत्पाद का मतलब हमेशा अच्छा कारोबार नहीं होता। इसके अलावा शराब बाजार में इस समय प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र है। जरा देखिए कि अब कितने शराब के बार हैं, आप उन सभी को गिन भी नहीं सकते, प्रतिस्पर्धा इतनी जबरदस्त है। सच कहूं तो मुझे इस बैजियू का स्वाद पसंद है, लेकिन जरूरी नहीं कि सबको पसंद आए। साथ ही ये थोक बैजियू है। इसकी गुणवत्ता थोड़ी कम ही होगी, चेन गुओकिंग ने बताया। चेन पिंगोन को कुछ हद तक बात समझ में आ गई थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, पिताजी, अभी हम दूसरी बातों के बारे में बात नहीं करेंगे। पहले इस शराब को चख लीजिए। चेन पिंगोन ने एक शराब का गिलास उठाया और अपने बुजुर्ग पिता के लिए आधा गिलास शराब डाली। इस शराब में क्या अलग है? यह तो पहले जैसी ही शराब है। चेन गुओकिंग ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। हालांकि वह फिर भी चलकर गया और आधा गिलास शराब उठा ली। लेकिन जब उसने आधा गिलास शराब उठाई तो वह रुक गया। यह तो अजीब बात है, इस शराब की गंध अजीब है, फिर भी यह इतनी अच्छी क्यों लग रही है? चेन गुओकिंग ने हैरानी भरे चेहरे से पूछा। चेन पिंगान मुस्कुराए और बोली, मैंने इस आधी बोतल शराब में कुछ बदलाव किया और इसमें कुछ और मिला दिया। लेकिन पिताजी, चिंता मत करो, ये चीज बहुत सुरक्षित है। आप इसे आजमाकर देख सकते हैं कि आपको पसंद आती है या नहीं। चेन पिंगोन को इस बात का पूरा भरोसा था। चूंकि वह शराबी उसका पालतू था, इसलिए वह निश्चित रूप से अपने पिता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वाइन वर्म्स द्वारा बनाई गई वाइन भी विषैली नहीं होती और हानिरहित होती है। क्या तुमने पेय में कुछ मिलाया है?
चेन गुओकिंग ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन उसके हाथ में मौजूद शराब की सुगंध इतनी लुभावनी थी कि वह खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि वह ज्यादा शराब नहीं पीते थे, लेकिन कभी कभी थोड़ी मात्रा में बायजियू चीनी शराब का आनंद जरूर लेते थे। उसके हाथ में मौजूद शराब की सुगंध इतनी तीव्र थी कि वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपना गिलास उठाया और सावधानी से एक घूंट लिया। जैसे ही बायजियू का वो घूंट उसके गले से नीचे उतरा, चेन गुओकिंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये वाइन बहुत ही सुगंधित और स्वादिष्ट है। चेन गुओकिंग ने पलकें झपकाईं और आश्चर्य भरी नजर से कहा, मैंने पहले भी माओताई पी है, लेकिन इसका स्वाद इस शराब जितना अच्छा नहीं है। चेन गुओकिंग ने हिचकिचाते हुए कहा। चेन गुओकिंग को ऐसा महसूस हुआ कि वह जो शराब पी रहा था, वह अब तक चखी गई सबसे बेहतरीन माओताई शराब से भी बेहतर थी। बेशक उसे शक था कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। आखिरकार उसने कई सालों से माओताई नहीं पी थी, और सौभाग्य से उसे एक गिलास माओताई पीने को मिल गया था। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके हाथ में जो शराब है, उसका स्वाद माओताई से बेहतर है। खुद को रोक न पाने के कारण उसने अपने गिलास में बची हुई सारी शराब एक ही घूंट में पी ली। इसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा है, यह अब तक की सबसे अच्छी शराब है जो उसने पी है। मुझे एक और गिलास दो, मैं इसका पूरा आनंद लेना चाहती हूँ, चेन गुओकिंग ने जल्दी से कहा। चेन पिंगोन मुस्कुराए और अपने पिता के लिए एक और गिलास शराब डाली। फिर चेन पिंगान ने एक गिलास ढूंढा और अपने लिए थोड़ा सा डाला। चेन पिंगान ने भी एक छोटा सा घूंट लिया। चेन पिंगोन को बायजियू के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें लगा कि इस शराब का स्वाद बहुत सुगंधित और मधुर था, जिसमें किसी भी प्रकार का तीखापन या उत्तेजक अनुभूति नहीं थी। इसके अलावा मुंह में प्रवेश करने के बाद बायजियू विशेष रूप से सुगंधित हो जाता है। तथाकथित सुगंधित मुंह, ठीक यही अनुभूति है। आपने शराब में क्या मिलाया? अब इसका स्वाद इतना अच्छा कैसे हो गया? चेन गुओकिंग ने पूछे बिना नहीं रह सकी। पिताजी, यह एक गुप्त नुस्खा है, इसलिए मत पूछिए। वैसे भी मैंने इसे पी लिया है, इसलिए ये शराब सुरक्षित ही होगी। लेकिन पिताजी, अगर मैं इस गुप्त नुस्खे का इस्तेमाल करके शराब की भट्टी खोलूं तो क्या होगा? चेन पिंगोन ने पूछा। अगर आप वाकई इस गुप्त नुस्खे का इस्तेमाल करके वाइनरी खोलते हैं, तो उस वाइनरी का कारोबार निश्चित रूप से फलेगा फूलेगा। मुझे लगता है कि यह वाइन माओताई से भी बेहतर है। अगर हम इसकी पैकेजिंग में थोड़ा सुधार करें, इसका विज्ञापन करें और कुछ मार्केटिंग करें, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कारोबार के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत है। चेन गुओकिंग ने बोलना शुरू किया। आखिरकार वह अक्सर शराब पीता है, इसलिए इस मामले पर उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। माओताई स्वादिष्ट तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये बहुत महंगा है। आम लोग इसे कैसे खरीद सकते हैं? अगर कोई ऐसी शराब होती जिसका स्वाद माओताई जैसा होता लेकिन वह बहुत सस्ती होती, तो ऐसी शराब का कारोबार कैसे रुक सकता था? अध्याय 123 बैठक निदेशक वांग। चेन पिंगोन ने कभी शराब बनाने का व्यवसाय शुरू करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब उनके मन में यह विचार सचमुच आ रहा है। आखिरकार वाइन वम की क्षमताएं बहुत शक्तिशाली हैं। वाइन वम की शराब बनाने की क्षमता के कारण चेन पिंगोन कम कीमत पर अच्छी शराब बना सकता है। नहीं, हमें सस्ती शराब नहीं बेचनी चाहिए, हमें उच्च गुणवत्ता वाली शराब बेचनी चाहिए। यदि कीमत कम हो तो कोई भी चीज बेकार है, केवल उच्च प्रति इकाई कीमत से ही आप बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। इस शराब में अपार संभावनाएं हैं। चेन पिंगोन के मन में पहले से ही शराब बनाने का विचार था। माता पिता जल्द ही काम पर चले गए, क्योंकि इंटरनेट कैफे की देखभाल के लिए उनकी आवश्यकता थी। अपने माता पिता के काम पर चले जाने के बाद चेन पिंगोन अपने बेडरूम में गया और अपना कंप्यूटर चालू किया। चेन पिंगोन के बेडरूम में एक नया कंप्यूटर लगाया गया है। उसने इसे कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले खरीदा था। अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के अलावा उन्होंने एक लैपटॉप भी खरीदा। उन्होंने इस मामले में कभी भी खुद को कमतर नहीं आंका है, क्योंकि फिलहाल उनके पास पैसों की कमी नहीं है। आधुनिक कंप्यूटरों में अपेक्षाकृत कम कॉन्फ़िगरेशन होते हैं और बूट होने में समय लगता है।
कई मिनट इंतजार करने के बाद कंप्यूटर आखिरकार बूट हुआ और इंटरनेट से कनेक्ट हो गया। चेन पिंगोन ने ऑनलाइन शराब बनाने की तकनीकों की खोज की और आधुनिक वाइनरी की शराब बनाने की प्रक्रिया की जांच की। सौभाग्य से ये सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है, आप इसे खोजकर पा सकते हैं। 1 घंटे बाद चेन पिंगोन को शराब बनाने की प्रक्रिया की अच्छी समझ हो गई थी। हालांकि उन्हें खुद शराब बनाना नहीं आता था, लेकिन उन्हें इसकी सामान्य प्रक्रिया का ज्ञान था। तभी चेन पिंगोन का फोन फिर बज उठा। निर्देशक वांग जुवान ने चेन पिंगोन को फोन किया था। निर्देशक वांग अपने आदमियों के साथ पहले ही चांगहे शहर पहुंच चुके थे। चेन पिंगान और निदेशक वांग ने बैठक के स्थान पर सहमति जताई। इसके बाद चेन पिंगान दस्तावेजों के साथ रवाना हो गया। आधे घंटे बाद चेन पिंगोन ने एक चायघर के निजी कमरे में निदेशक वांग जुवान से मुलाकात की। वांग जुवान चेन पिंगोन को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। जब उन्होंने पहले चेन पिंगोन से फोन पर बात की थी, तो उन्हें लगा था कि चेन पिंगोन शायद बहुत बूढ़े नहीं होंगे। हालांकि उन्हें चेन पिंगोन की इतनी कम उम्र की होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि चेन पिंगोन देखने में हाई स्कूल की छात्रा जैसी लगती थी। इतना तो कहा ही जा सकता है कि निर्देशक वांग जुवान की लोगों को पहचानने की क्षमता बहुत सटीक है। चेन पिंगोन तो बस एक सीनियर हाई स्कूल का छात्र है। नहीं, चेन पिंगोन अब कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा है। क्या आप चेन पिंगोन हैं? वांग जुवान ने अनिश्चितता से पूछा। निर्देशक वांग, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं चेन पिंगोन हूँ। मैंने आपकी आवाज तुरंत पहचान ली, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब डायरेक्टर वांग को पूरा यकीन हो गया था कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति चेन पिंगोन ही है, जिसकी उन्हें तलाश थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने छोटे होगे, वांग जुवान ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। निर्देशक वांग की लोगों को पहचानने की अच्छी समझ है। मैं वाकई बहुत युवा हूं, और इस साल मैं प्रथम वर्ष का छात्र हूं। मैं भावी प्रथम वर्ष का छात्र हूं, चेन पिंगोन ने बताया। मैं समझ गया। वांग जुवान ने सिर हिलाया। वांग जुवान के साथ 2 और लोग आए थे, और वांग जुवान ने उनकी पहचान बताई। वे दोनों प्रांतीय पुलिस स्टेशन से थे और मामले को संभालने के लिए साथ आए थे। पहले मैं आपको जानकारी दिखा देता हूं। चेन पिंगोन के बोलने के बाद उसने अपने साथ लाया हुआ लैपटॉप खोला। पहले से रिकॉर्ड किया गया वीडियो फुटेज मेरे लैपटॉप में पहले से ही मौजूद है। जैसे ही लैपटॉप चालू हुआ, जू युवानकुई द्वारा दी गई जानकारी तीनों व्यक्तियों की आंखों के सामने आ गई। उनमें से एक ने कागज और कलम निकाली और गंभीरता से लिखना और चित्र बनाना शुरू कर दिया, जिसमें सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की गई थी। वीडियो में ज्यादा समय नहीं लगा, ये जल्दी ही खत्म हो गया। उस दौर में यूएसबी फ्लैश ड्राइव मौजूद नहीं थे, इसलिए जानकारी को स्टोर करना काफी मुश्किल था। जानकारी संग्रहित करने के लिए आप केवल डिस्क का उपयोग कर सकते हैं। सौभाग्य से चेन पिंगोन तैयार थी, वीडियो पहले से ही एक डिस्क पर संग्रहित था। चेन पिंगान ने लैपटॉप से डिस्क निकाल ली। वीडियो की सारी सामग्री यहां मौजूद है, मैं इसे अब आपको सौंप रहा हूं। जब चेन पिंगोन बोल रहे थे, तभी उन्होंने वीडियो वाली डिस्क डायरेक्टर वांग को सौंप दी। बेशक मेरे पास पूरी हो चुकी फिल्म का बैकअप है, लेकिन इसके बारे में इतना स्पष्ट रूप से बताने की कोई जरूरत नहीं है। इस डिस्क के अलावा कुछ दस्तावेज और खाते भी सौंपे गए थे। बेशक चेन पिंगान के पास इन सभी चीजों का बैकअप था। आखिरकार सावधानी बरतने में ही भलाई है। श्रीमान चेन, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, वांग जुवान ने खुशी से कहा। यदि यह मामला सफलतापूर्वक हल हो जाता है तो उनका योगदान महत्वपूर्ण होगा और वे निश्चित रूप से बेहद खुश होंगे। इसके अलावा वह ये भी जानता था कि उसके सामने खड़ा चेन पिंगोन श्री हुआओ का धर्मपुत्र था। यह पहचान काफी असाधारण है। श्री फोक हांगकांग में एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और वे देश के कई प्रभावशाली लोगों को जानते हैं। आज के इस युग में जब अर्थव्यवस्था सर्वोपरि है, अगर श्री हुआ चाहे तो यहां निवेश करना बहुत अच्छा होगा। चूंकि चेन पिंगोन श्री हुओ का धर्मपुत्र है, इसलिए वह श्री हुओ के बहुत करीब होना चाहिए। अगर चेन पिंगान कुछ मीठे शब्दों से श्री हुआ को निवेश करने के लिए राजी कर सके, तो ये सबसे अच्छा परिणाम होगा।
ये वो चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए। इस बारे में बात करें तो मुझे इसमें मजबूर किया गया था। ये ग्रीन बैम्बू गैंग अब मेरे माता पिता से प्रोटेक्शन मनी वसूल रहा है। मेरे माता पिता ईमानदार लोग हैं और वे इस स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं हैं। मैं विश्वविद्यालय जाने वाली हूँ और मेरे पास हर दिन अपने माता पिता की रक्षा करने का समय नहीं होगा। मेरे पास गर्भपात कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, चेन पिंगोन ने लापरवाही से कहा। हालांकि दूसरी तरफ मौजूद तीनों लोग ये खबर सुनकर अवाक रह गए। सच कहूं तो ये हमारी गलती है। हमने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसीलिए लोगों को परेशान किया गया, निर्देशक वांग ने तुरंत कहा। चेन पिंगान मुस्कुराए और हाथ हिलाते हुए बोले, इस मामले का निदेशक वांग या आपके विभाग से कोई लेना देना नहीं है। एक समय में एक ही काम, मैं समझता हूं। निर्देशक वांग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन इस तरह की बातें कहना वाकई मुश्किल है। लेकिन अंततः उनकी अपर्याप्त कार्यकलाप ही समस्या का कारण थी। अगर उन्होंने अपना काम ठीक से किया होता तो ऐसा नहीं होता। वैसे श्रीमान चेन, आपका और श्रीमान हुआओ का क्या रिश्ता है? निर्देशक वांग ने कुछ झिझक भरे भाव से यह सवाल पूछा। आखिरकार ये पूछना वाकई एक कठिन प्रश्न है। चेन पिंगोन के अस्तित्व के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसकी भी जांच पड़ताल की। दरअसल वांग जुवान को चेन पिंगोन की स्थिति की बहुत गहरी समझ थी। आखिरकार वह प्रांतीय सचिवालय के निदेशक थे और उनके पास काफी शक्ति थी। इसके अलावा इस बार वे जिस मामले की जांच कर रहे हैं वह इतना महत्वपूर्ण है। भला वे चेन पिंगोन की जांच कैसे नहीं कर सकते? चेन पिंगोन को देखकर उसका आश्चर्य वास्तव में एक दिखावा था। इसका मतलब है कि उन्होंने चेन पिंगोन की जांच नहीं की। लेकिन वे जांच क्यों नहीं करेंगे? लेकिन वह हैरान था क्योंकि उसने पहले ही जांच कर ली थी। क्योंकि उनकी जांच में चेन पिंगोन के माता पिता साधारण लोग थे और चेन पिंगोन सिर्फ एक साधारण हाई स्कूल की छात्रा थी। इस कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद चेन पिंगोन केवल एक बार हांगकांग गई थी। चेन पिंगोन अचानक श्री हुओ का धर्मपुत्र कैसे बन गया? इसके पीछे कोई न कोई कहानी जरूर होगी। चेन पिंगोन के अमीर होने की बात करें तो उन्होंने अभी तक इसकी जांच नहीं की है। अध्याय 124, 300 मिलियन का निवेश। वे चेन पिंगोन के धनी होने की जांच करने में असमर्थ नहीं थे, उन्होंने बस अभी तक ऐसा किया ही नहीं था। यदि वे चेन पिंगोन की संपत्ति की जांच करना चाहते थे तो वे बैंकिंग प्रणाली में जाकर और उनकी सहायता का अनुरोध करके आसानी से पता लगा सकते थे। हालांकि समय बहुत कम था और उनके पास चेन पिंगोन की पृष्ठभूमि की पूरी जांच करने का समय नहीं था। हालांकि उन्हें चेन पिंगोन के बारे में बुनियादी जानकारी पहले से ही पता थी। 19 साल की उम्र में एक साधारण परिवार का ये छात्र हाई स्कूल से स्नातक होने और विश्वविद्यालय जाने वाला है। सामान्य परिस्थितियों में चेन पिंगोन के लिए श्री हुओ के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत करना असंभव होगा। लेकिन अब चेन पिंगोन श्री हुओ के धर्मपुत्र बन गए हैं, जो कि बहुत अजीब बात है। चेन पिंगान मुस्कुराए और समझाया, जब मैं पर्यटन के लिए हांगकांग गई थी तो मेरी मुलाकात दादाजी हुआओ से हुई और मैंने उनकी एक छोटी सी मदद की। दादाजी हुआओ और मेरे बीच बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए उन्होंने मुझे अपने धर्मपुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। चेन पिंगोन बिना पलक झपकाए झूठ बोल सकता था, लेकिन कोई भी उसके झूठ को उजागर नहीं कर सकता था। ओह, मैं समझ गया। श्रीमान चेन, आप बहुत भाग्यशाली हैं, निर्देशक वांग ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा। सच कहूं तो इस उम्र में भी वह श्री हुओ के धर्मपुत्र बनना पसंद करेंगे। यह अफसोस की बात है कि वह उस मुकाम के लिए पैदा नहीं हुआ था। उसके साथ आए दोनों लोग भी ये सुनकर ईर्ष्या से भर उठे। आखिरकार वह श्री हुओ का धर्मपुत्र है, भला कौन ईर्ष्या नहीं करेगा। आखिरकार श्री हुआओ की उंगलियों से फिसलकर निकलने वाला थोड़ा सा पैसा भी उनके लिए जीवन भर जीने के लिए पर्याप्त होगा। निर्देशक वांग, मुझे आपसे एक मदद चाहिए, चेन पिंगोन ने अचानक कहा। श्रीमान चेन, कृपया मुझे बताएं। मैं अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करूंगा, वांग जुवान ने जल्दी से कहा। दादाजी हुआ ने मुझे कुछ पैसे दिए ताकि मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकूं।
गहन विचार विमर्श के बाद मैं शराब बाजार के भविष्य के विकास को लेकर बहुत आशावादी हूँ। संयोगवश हमारे चांगहे शहर में काफी सारी वाइनरी हैं और मैं अपने गृहनगर के आर्थिक विकास में भी योगदान देना चाहता हूँ। लेकिन मैं अभी हाई स्कूल में सीनियर हूँ और इस क्षेत्र में मेरा कोई संपर्क नहीं है। मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन अन्य चीजों के लिए मुझे सरकार की सहायता की जरूरत है, चेन पिंगोन ने एक ही सांस में कहा। यह तो बहुत अच्छी खबर है। मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं, वांग जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। वह शायद अन्य चीजों को अस्वीकार कर सकता है, लेकिन वह इस तरह की निवेश और विकास परियोजना को कैसे मना कर सकता है। इसलिए वांग जुवान ने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। हालांकि वांग जुवान को मन ही मन इस बात का अफसोस था कि वह आर्थिक श्रेणी के प्रभारी पर्यवेक्षक नहीं थे। इसलिए इस मामले का आरोप उन पर नहीं लगाया जा सकता था और इस बारे में बोलने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। लेकिन भले ही मुझे इसका श्रेय न मिले, फिर भी मुझे इसका लाभ तो उठाना ही होगा। इस बार उसे दो फायदे मिल सकते हैं। पहला उद्देश्य चेन पिंगोन की मदद करना है, ताकि वह चेन पिंगोन से कोई कृपा प्राप्त कर सके। दूसरे, वह संबंधित नेताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है और उन नेताओं को उसकी कृपा को स्वीकार करना होगा। श्रीमान चेन, मुझे पहले स्थानीय नेताओं से संपर्क करके स्थिति का पता लगाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। लेकिन चिंता मत करो, ये बहुत अच्छी बात है। नेतृत्व निश्चित रूप से आपका पूरा समर्थन करेगा और इसमें बिल्कुल भी कोई बाधा नहीं आएगी। निर्देशक वांग ने तुरंत ही आश्वासन दे दिया, लेकिन उन्होंने विवरण के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। चेन पिंगोन से ऋण मांगने से पहले उसे संबंधित पक्षों से संपर्क करना आवश्यक था। अगर वह उनकी जगह होते, तो वे अपने काम में बेहद सावधानी बरतते। ठीक है, तो मैं आपको परेशान करूंगा, निर्देशक वांग, चेन पिंगोन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। निर्देशक वांग के शामिल होने से मामला लगभग सुलझ गया है और इससे हमें बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अगर चेन पिंगान खुद हस्तक्षेप करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत परेशानी होगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि उच्च पदों पर बैठे लोगों से संपर्क होने से चीजें आसान हो जाती हैं। ये कहावत बिल्कुल सच है। सामग्री प्राप्त करने के बाद निर्देशक वांग और उनके दो साथी बिना रुके वहां से चले गए। बेशक इस बार सिर्फ निर्देशक वांग और उनके दो साथी ही नहीं आए थे। इसके बजाय एक उच्च कुशल जांच दल को भेजा गया। निदेशक वांग और उनके दो सहयोगी केवल चेन पिंगोन से जानकारी प्राप्त करने के लिए वहां मौजूद थे। अब जब हमारे पास जानकारी है, तो हम आखिरकार काम शुरू कर सकते हैं। जांच दल में दर्जनों लोग शामिल थे और उन्होंने सभी पहलुओं पर कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे चांगहे शहर में एक बड़ा तूफान खड़ा हो गया। हालांकि इस भीषण तूफान का चेन पिंगोन से कोई लेना देना नहीं था। इस मामले को निपटाने के बाद चेन पिंगान ने तुरंत लिन वानाजुन को फिर से फोन किया। लिन वानाजुन को चेन पिंगोन का फोन पाकर बहुत खुशी हुई। कुछ ही समय बाद चेन पिंगान ने लिन वानाजुन को बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया और दोनों ने दोपहर में एक साथ युगल भोजन किया। फिर उन्होंने साथ में एक फिल्म देखी और उसके बाद पार्क में हाथ डालकर टहलने लगे। हालांकि दोपहर में चेन पिंगोन को निर्देशक वांग का फोन आया। निदेशक वांग ने चेन पिंगोन को बताया कि मामला सुलझ गया है। स्थानीय नेता चेन पिंगोन द्वारा अपने गृह नगर में किए गए निवेश को बहुत महत्व देते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रभारी तीसरे सबसे वरिष्ठ नेता इस मामले में चेन पिंगोन के साथ विशेष रूप से समन्वय करेंगे। हालांकि निदेशक वांग ने अप्रत्यक्ष रूप से चेन पिंगोन की नियोजित निवेश राशि और संचालन के पैमाने के बारे में भी पूछताछ की। मैंने 300 मिलियन तैयार कर लिए हैं, ये काफी होना चाहिए, चेन पिंगोन ने सीधे कहा। 300 मिलियन की इस संख्या को हल्के में नहीं लिया जा सकता। चेन पिंगोन को अपने पिता के साथ हुई बातचीत से पहले ही पता चल चुका था कि चांगहे शहर की सबसे बड़ी शराब बनाने वाली फैक्ट्री की कीमत केवल 200 मिलियन युआन से थोड़ी अधिक थी। चेन पिंगोन ने कहा कि उन्होंने 300 मिलियन युआन तैयार कर लिए थे, जो सबसे बड़ी वाइनरी खरीदने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। आज से 20 साल बाद 300 मिलियन युआन का निवेश समुद्र में एक बूंद के समान होगा और नेताओं का इस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा।
लेकिन यह 1998 की बात है, और $300 मिलियन तब भी बहुत बड़ी रकम थी। अगर ये बीजिंग विश्वविद्यालय, ग्वांगझू या शेनझेन जैसे शीर्ष शहरों के नेता होते, तो शायद वे 300 मिलियन युआन के निवेश में दिलचस्पी नहीं दिखाते। हालांकि चांगहे जैसे तीसरे दर्जे के शहर के लिए यह एक आश्चर्यजनक निवेश है। अगर चेन पिंगान इस आंकड़े का खुलासा करता है तो वे निश्चित रूप से इसे गंभीरता से लेंगे। जैसा कि उम्मीद थी, चेन पिंगोन द्वारा संख्या का खुलासा करने के बाद निर्देशक वांग भी आश्चर्यचकित रह गए। जब उसने चेन पिंगोन से फोन पर बात की, तो उसका लहजा काफी दोस्ताना हो गया। आखिरकार, निर्देशक वांग को भी उम्मीद नहीं थी कि चेन पिंगोन इतना पैसा निवेश करेंगे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह श्री हुओ का धर्मपुत्र है, वह सचमुच अद्भुत है। यह विचार उस क्षण निर्देशक वांग के मन में कौंध गया। कैसा रहेगा अगर हम आज रात डिनर पर मिले और अच्छी बातचीत करें, निर्देशक वांग ने सुझाव दिया। चेन पिंगोन के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। फोन रखने के बाद, लिन वानजुन ने उत्सुकता से चेन पिंगोन की ओर देखा। आपने अभी कहा कि आप 300 मिलियन युआन का निवेश करना चाहते हैं, लिन वानजुन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मैंने गर्मी की छुट्टियों के दौरान कुछ पैसे कमाए। संयोग से एक अच्छा निवेश प्रोजेक्ट मिला, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसमें से कुछ पैसे निकालकर निवेश कर दूं। आज रात नेता मेरे साथ भोजन कर रहे हैं, क्या आप भी आना चाहेंगे? चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या मेरा जाना उचित होगा? लिन वानजुन ने पूछा। वह जाना तो चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इसमें क्या गलत है? मैं बस इतना कह दूंगी कि आप मेरी सचिव हैं। हम सब अब वयस्क हो चुके हैं, और भविष्य में हमें इस तरह की परिस्थितियों का अक्सर सामना करना पड़ेगा। बेहतर यही होगा कि हम इससे निपटने के लिए अभी से तैयारी कर लें, चेन पिंगोन ने कहा। लिन वानजुन ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाकर सहमति दे दी। अध्याय 125 रात्रिभोज। क्योंकि उन्हें बाद में एक डिनर पार्टी में जाना था, इसलिए उनका वर्तमान पहनावा कुछ हद तक अनुपयुक्त था। चेन पिंगोन को शायद परवाह न हो, लेकिन फिर भी उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। ये लिन वानजुन को कुछ उपयुक्त कपड़े खरीदने के लिए ले जाने का भी एक अच्छा बहाना है। लिन वानजुन स्कूल में केवल स्कूल यूनिफॉर्म पहनती थी, लेकिन घर पर वह जो कपड़े पहनती थी, वे वास्तव में निम्न गुणवत्ता के थे। चेन पिंगोन का सुझाव सुनते ही लिन वानजुन ने मना नहीं किया और तुरंत सहमत हो गई। दोनों मॉल गए, जहां चेन पिंगान ने एक शनेल बुटीक देखा। वह लिन वानजुन को सीधे शनेल बुटीक में ले गया। यहां वैसी प्रतिक्रिया नहीं हुई जिसकी उम्मीद थी, बिक्री कर्मचारी काफी मिलनसार थे। वे चाहे जो भी सोच रहे हों, वे चेन पिंगोन और लिन वानजुन पर पूरा ध्यान दे रहे थे। हालांकि शनेल के बुटीक में मिलने वाले कपड़े महंगे होते हैं, लेकिन वे कीमत के लायक होते हैं। चेन पिंगान ने यहां लिन वानजुन के लिए कपड़ों, जूतों और मोजों के 3 सेट खरीदे। उसने अंडरवियर खरीदने की योजना भी बनाई थी, लेकिन लिन वानजुन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने साफ इनकार कर दिया। लिन वानजुन ने मौके पर ही एक पोशाक पहन ली। यह एक फैशनेबल महिला पोशाक है। लिन वानजुन के इस फैशनेबल पोशाक को पहनने के बाद, उसका स्वभाव तुरंत बदल गया और वह अब भोली भाली छात्रा जैसी नहीं लग रही थी। इसके विपरीत, वह एक परिष्कृत शहरी महिला की आभा बिखेरती है। हालांकि, लिन वानजुन की उम्र अभी भी स्पष्ट है, इसलिए आप उनके चेहरे से बता सकते हैं कि वह निश्चित रूप से अभी भी बहुत छोटी है। ये पोशाक अच्छी है, आप पर खूब जंच रही है। बस इसे ही पहनिए, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन वानजुन ने दर्पण में खुद को निश्चिंत होकर देखा, उसे इतनी खूबसूरत होने की उम्मीद नहीं थी। ये कहावत कि कपड़े इंसान की पहचान बनाते हैं, बिल्कुल सच है। लिन वानजुन पहले से ही बहुत खूबसूरत थी, और इस शनेल सूट को पहनने से उनकी सुंदरता और व्यक्तित्व में तुरंत एक नया ही निखार आ गया। चेन पिंगोन, धन्यवाद, लिन वानजुन ने धीरे से कहा, उसका चेहरा लाल हो गया था। लिन वानजुन इतने खूबसूरत कपड़ों का विरोध नहीं कर सकी। आप मेरे साथ कुछ ज्यादा ही विनम्रता दिखा रहे हैं, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। चैनल बुटीक से निकलने के बाद, दोनों बगल में स्थित अरमानी मेंसवेयर स्टोर में गए।
हालांकि अरमानी एक शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नहीं है, लेकिन इसे उनके क्षेत्र में एक बहुत अच्छा ब्रांड माना जाता है। चेन पिंगॉन को इन चीजों के लिए कोई खास अपेक्षाएं नहीं थी, जब तक वे ब्रांडेड उत्पाद होते थे उतना ही काफी था। सच कहूं तो ये आयातित लग्जरी ब्रांड वाकई बहुत महंगे हैं। अगर चेन पिंगान अमीर नहीं होता तो वह वाकई इस तरह की दुकान में सामान खरीदने नहीं जाता। हालांकि उनके स्टोर में मिलने वाले कपड़े वाकई बहुत उच्च श्रेणी के और बहुत अच्छी गुणवत्ता के होते हैं। चेन पिंगान ने अपने लिए नीले रंग का सूट चुना क्योंकि डिनर पार्टी के लिए औपचारिक पोशाक पहनना अधिक उपयुक्त था। सूट पहनने से चेन पिंगॉन के व्यवहार में भी बदलाव आया, जिससे वह अधिक परिपक्व और संयमित दिखाई देने लगे। इसके अलावा लिन वानजुन के विपरीत चेन पिंगॉन स्वाभाविक रूप से अधिक परिपक्व आभा बिखेरती है। इस सूट को पहनने के बाद उन्होंने तुरंत ही हाई स्कूल के छात्र की अपरिपक्व छवि को त्याग दिया। अगर चेन पिंगॉन आज खुद को एक दबंग सीईओ कहें तो किसी को इस पर शक नहीं होगा। लिन वानजुन ने चमकती आंखों से चेन पिंगॉन को देखा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह सूट में इतना सुंदर दिखेगा। लगभग समय हो गया है। सब कुछ खरीद लिया गया है और अब उन दोनों को डिनर पार्टी में जाना चाहिए। रात के खाने के लिए होटल चेन पिंगॉन द्वारा बुक किया गया था। आपने पहले ही फोन करके एक निजी कमरा आरक्षित कर लिया था। आप अभी वहां जा सकते हैं। निजी कमरे का पता पहले ही निदेशक वांग को भेज दिया गया था। दुर्भाग्यवश रास्ते में उन्हें ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा, इसलिए जब तक चेन पिंगॉन रेस्तरां पहुंचे तब तक उन्हें काफी देर हो चुकी थी। जब चेन पिंगान लिन वानजुन को निजी कमरे में ले गई तो अंदर से बातचीत और हंसी की आवाजें सुनाई देने लगी। चेन पिंगॉन ने दरवाजा खोलते हुए मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए नेताओं, रास्ते में मुझे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा और इस वजह से मुझे देरी हो गई। मैं बाद में 3 ड्रिंक पीकर खुद को सजा दूंगा। जब निर्देशक वांग ने चेन पिंगॉन को आते देखा तो वे मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। निर्देशक वांग ने कहा, श्री चेन, आपने खुद ही यह बात कही है, इसलिए आपको बाद में 3 ड्रिंक पीकर खुद को दंडित करना होगा। कोई बात नहीं, 3 कप पीने की तो बात ही छोड़ो, मैं 9 कप पीकर भी खुद को सजा दे सकता हूं। चेन पिंगॉन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। दोनों ने हल्के फुल्के मजाक का आदान प्रदान किया, जिससे डिनर के दौरान तनाव कम करने में मदद मिली। जब वह बोल रहा था, चेन पिंगॉन ने मेज पर शराब की एक बोतल रख दी। चेन पिंगॉन ने अपने साथ लाए शराब की बोतल की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ये शराब मेरे अपने घर में बनाई गई है, जिसे मैंने प्राप्त की गई एक गुप्त शराब बनाने की विधि का उपयोग करके बनाया है। नेताओं, कृपया इसे चखने के लिए एक क्षण प्रतीक्षा करें। चूंकि यह शराब श्री चेन द्वारा लाई गई है, इसलिए हमें इसे जरूर चखना चाहिए, निदेशक वांग ने पूरा सहयोग करते हुए कहा। इसके बाद निर्देशक वांग ने विभिन्न नेताओं का परिचय चेन पिंगॉन से कराया। सभी नेता बहुत दयालु और विनम्र प्रतीत हुए, क्योंकि उन्होंने चेन पिंगॉन के आने से पहले ही उनकी पहचान के बारे में चर्चा कर ली थी। श्री हुओ के धर्मपुत्र। केवल यही पहचान इन नेताओं को चेन पिंगॉन के प्रति बहुत सम्मान दिखाने के लिए पर्याप्त थी। मुख्य बात यह है कि चेन पिंगॉन निवेश लेकर आए थे। हालांकि अब 1980 का दशक नहीं रहा, फिर भी ये नेता निवेशकों को बहुत महत्व देते हैं। विशेषकर चांगहे शहर में, जो एक तृतीय श्रेणी का शहर है, निवेशकों की संख्या बहुत कम है। चूंकि चेन पिंगॉन करोड़ों युआन का निवेश लेकर आए हैं, इसलिए उन पर और भी अधिक ध्यान देना होगा। इसके बाद चेन पिंगान ने लिन वानजुन का परिचय कराया, लेकिन केवल उनका नाम लिया, उनकी पहचान का जिक्र नहीं किया। लिन वानजुन की अद्भुत सुंदरता पर एक नजर डालते ही सभी नेता मुस्कुराए और सिर हिलाया। वे सभी एक विश्वासपात्र का अर्थ समझ गए थे। जब सभी लोग एक दूसरे को जान गए, तो वे अधिक खुलकर बोलने लगे और नेताओं ने वाइनरी के निवेश संबंधी विचारों के बारे में भी पूछताछ की। चेन पिंगान ने भी अपने विचार साझा करते हुए सुझाव दिया कि एक बड़े पैमाने की वाइनरी खरीदना सबसे अच्छा होगा जो सीधे वाइन का उत्पादन कर सके। हम विवरण पर चर्चा कर सकते हैं और कीमत पर भी बातचीत की जा सकती है। नेता चेन पिंगॉन के विचार से बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि चांगहे शहर में कई सरकारी स्वामित्व वाली वाइनरी थी, लेकिन उनकी उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी नहीं थी।
अब ये सभी सरकार पर बोझ बन गए हैं। बेहतर होगा कि इन वाइनरी को सीधे बेच दिया जाए। इस रात्रिभोज का उद्देश्य सभी लोगों को एक दूसरे से परिचित कराना है, न कि व्यावसायिक चर्चा करना। हमने बस एक दूसरे की पृष्ठभूमि की जांच की, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर हम वाकई में मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, तो हमें ठीक से बात करने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। इसलिए हमने आधिकारिक कामकाज की बातें बंद कर दी और कुछ निजी मामलों पर चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने हांगकांग में श्री फोक के बारे में भी पूछताछ की। चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए हांगकांग के बारे में कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाई, साथ ही श्री हुआओ के परिवार की स्थिति के बारे में भी बताया। खाना और पेय पदार्थ परोसे जाने के बाद चेन पिंगोन ने पहल करते हुए अपने साथ लाए हुई बेजियो की बोतल खोली। माननीय नेताओं, कृपया मेरे द्वारा लाई गई शराब की इस बोतल की जांच कर लें, चेन पिंगान ने आत्मविश्वास से कहा। चेन पिंगोन के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर नेताओं में उसके द्वारा लाई गई शराब के बारे में जिज्ञासा और बढ़ गई। बिना कुछ कहे चेन पिंगोन ने शराब की बोतल खोली और प्रत्येक नेता के लिए एक गिलास भर दिया। शराब को परोसते ही उसकी मनमोहक सुगंध हवा में फैल गई। अध्याय 126 टेलीपैथी के लिए उन्नत कौशल पुस्तक। इस वाइन की खुशबू लाजवाब है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने पहली बार इतनी सुगंधित शराब की खुशबू सूंघी है। मुझे शक होने लगा है कि इस वाइन में परफ्यूम मिलाया गया होगा। इत्र की खुशबू ऐसी बिल्कुल नहीं होती। यह एक समृद्ध शराब की खुशबू है। इसकी सुगंध बहुत ही शुद्ध और भरपूर है। शराब की सुगंध सूंघते ही कई नेताओं ने आश्चर्य से वाहवाही की। उन्होंने हर तरह की अच्छी शराब पी है, लेकिन ये पहली बार है जब उन्होंने इतनी अच्छी खुशबू वाली शराब का सामना किया है। बेशक शराब की खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन इसका स्वाद अच्छा है या नहीं, ये तो इसे पीकर ही पता चलेगा। कई नेताओं ने अपने गिलास उठाए, उन्हें आपस में टकराया और फिर अपने पेय का एक घूंट लिया। वाह, कितनी बेहतरीन वाइन है! निर्देशक वांग ने आश्चर्य और प्रशंसा से भरे चेहरे के साथ सबसे पहले यह बात कही। उन्हें सचमुच उम्मीद नहीं थी कि शराब का स्वाद इतना अच्छा होगा। उन्होंने जितनी भी बेहतरीन वाइन चखी हैं, उनमें से ये सबसे अच्छी है। श्री चेन, वाइनरी खरीदने के बाद क्या आप इस वाइन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे? निर्देशक वांग ने पूछे बिना नहीं रह सके। चेन पिंगान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर बोलना शुरू किया। जी हाँ, वाइनरी खरीदने के बाद मैं इस वाइन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दूंगा। हालांकि ये बेहतरीन पुरानी शराब है, जिसे बनाने में काफी समय लगता है। इसलिए पुरानी शराब की मात्रा अपेक्षाकृत कम होगी, जबकि अन्य निम्न श्रेणी की शराब की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होगी। भले ही ये कम गुणवत्ता वाला उत्पाद हो, लेकिन अगर इसमें इस वाइन के स्वाद का 5वां हिस्सा भी है, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी तरह बिकेगा, निर्देशक वांग ने भावुक होकर कहा। आखिरकार वे सभी नियमित रूप से शराब पीते हैं और शराब की कद्र करने की कुछ क्षमता रखते हैं। अन्य नेताओं ने भी इसकी प्रशंसा की और इस बार वे सभी दिल से बोल रहे थे। श्री चेन, यदि आप भविष्य में इस प्रकार की शराब बनाते हैं, तो क्या आप इसे हमारे आंतरिक कर्मचारियों को आपूर्ति कर सकते हैं? आप हमारी स्थिति जानते हैं। हालांकि हमें अच्छे लाभ मिलते हैं, लेकिन शायद हम इतनी अच्छी शराब पर पैसा खर्च करने का जोखिम नहीं उठा सकते। एक अन्य नेता ने भी अपनी बात रखी। ऐसा नहीं है कि वे इतने गरीब हैं कि इस तरह की शराब नहीं खरीद सकते, बल्कि बात यह है कि नेता होने के नाते वे इतनी महंगी शराब खरीदने की हिम्मत ही नहीं करते। हालांकि सरकारी तंत्र में व्यक्ति के पास अपार शक्ति होती है, लेकिन वह महत्वपूर्ण प्रतिबंधों के अधीन भी होता है। उदाहरण के लिए, उनके भोजन, वस्त्र और दैनिक आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखा जाएगा। इसके विपरीत, व्यापारियों पर इस संबंध में उतने प्रतिबंध नहीं होते हैं और वे अपनी इच्छानुसार पैसा खर्च कर सकते हैं और उपभोग कर सकते हैं। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। हम दोस्त हैं, है ना? अगर आपको ड्रिंक चाहिए तो मुझे बता देना, मैं इंतजाम कर दूंगा। ये तो बस घर की बनी शराब है, इसकी कोई खास कीमत नहीं है। इस छोटी सी सामाजिक जिम्मेदारी में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना? चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा। सामान्य सामाजिक मेलजोल बिल्कुल तर्कसंगत है, नेताओं ने मुस्कुराते हुए कहा।
श्री चेन की वाइनरी जितनी जल्दी हो सके स्थापित होनी चाहिए। हम सभी आपकी वाइन का इंतजार कर रहे हैं, एक नेता ने मजाक में कहा। हालांकि उन्होंने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन अन्य नेताओं ने इसे गंभीरता से ले लिया। इस नेता का काफी प्रभाव है, इसलिए हमें निश्चित रूप से उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। इन नेताओं में शराब सहने की क्षमता बहुत अधिक है, इसलिए जब आप उनके साथ शराब पी रहे हो, तो आपको जी भरकर पीना चाहिए। सौभाग्य से चेन पिंगोन में शराब सहन करने की क्षमता भी अधिक है। ऐसा इसलिए नहीं था कि चेन पिंगोन में शराब सहने की क्षमता अधिक थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसने आंतरिक कौशल में महारत हासिल कर ली थी और उसके पास गहरी आंतरिक शक्ति थी। चेन पिंगोन की आंतरिक ऊर्जा साधना के वर्तमान स्तर को देखते हुए, वह कितना भी पी ले, उसे नशा नहीं होगा, यही आंतरिक ऊर्जा का रहस्य है। अंततः भोजन समाप्त हुआ और नेता इत्मीनान से चले गए। चेन पिंगोन ने अपना संयम बनाए रखा और लिन वानजुन को रेस्तरां से बाहर ले गई। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, अभी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं काफी उदास महसूस कर रही थी, लिन वानजुन ने धीरे से कहा और एक गहरी सांस ली। तुम्हारे मन में ऐसे विचार आना स्वाभाविक है क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। आप उन्हें ऐसे नेताओं के रूप में देखेंगे जो आसानी से आपको अपने वश में कर सकते हैं, इसलिए जब आप उनके सामने खाना खाएंगे तो आपको असहज और दबाव महसूस होगा। लेकिन मैं अलग हूं, मैं उनके बराबर हूं और मेरी नजर में मैं उनसे कहीं बेहतर हूं। इसलिए जब मैं इन नेताओं के साथ रात का खाना खाता हूं, तो मुझे बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं होता। जब चेन पिंगोन बोल रहा था, तो उसने लिन वानजुन की ओर देखा। मेरी बात याद रखना, तुम किसी से कमतर नहीं हो। भविष्य में जब भी आपको इस तरह की डिनर पार्टी का सामना करना पड़े, तो आप निश्चिंत होकर स्वाभाविक रूप से रह सकते हैं। कोई भी आपके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं यहां हूं, चेन पिंगोन ने धीरे से कहा। लिन वानजुन ने चमकती आंखों से चेन पिंगोन को देखा, उसके अंदर भावनाओं का सैलाब उमड़ आया और एक अवर्णनीय अनुभूति उत्पन्न हो गई। देर हो रही है, पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, चेन पिंगान ने कहा। लिन वानजुन ने सहमति में सिर हिलाया। चेन पिंगान ने लिन वानजुन को घर छोड़ने के लिए एक टैक्सी बुलाई और फिर खुद भी टैक्सी से घर चले गए। घर पर कोई नहीं था, मुझे लगता है मेरे माता पिता फिर से इंटरनेट कैफे में व्यस्त थे। जब चेन पिंगोन ने अपना पुराना घर देखा, तो उसके मन में नया घर खरीदने का विचार फिर से आ गया। अब जब वह इतना अमीर हो गया है, तो उसके लिए इस तरह के घर में रहना बिल्कुल अनुचित है। और यहाँ की सुरक्षा स्थिति वाकई बहुत खराब है। कोई भी आकर उनके परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। अब मुझे किसी पॉश इलाके में घर खरीदना होगा। पॉश इलाके का प्राकृतिक वातावरण कहीं बेहतर होता है, और रहने का माहौल भी स्वाभाविक रूप से बेहतर होगा। अब जब मेरे पास पैसा है, तो मुझे खुद के साथ दुर्व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पिताजी के लिए भी एक कार खरीदना चाहता हूँ। अफसोस की बात है कि मेरी माँ गाड़ी चलाना नहीं जानती, वरना मैं उनके लिए भी एक कार खरीद लेता। चेन पिंगान ने अपने माता पिता को अलग अलग फोन करके उनकी स्थिति के बारे में पूछताछ की। चेन पिंगोन ने राहत की सांस ली जब उसे यकीन हो गया कि आज कोई भी इंटरनेट कैफे में जाकर उनके लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा। दोनों की सुरक्षा की पुष्टि करने के बाद चेन पिंगोन नहाने के लिए बाथरूम में गया, अपने पजामा पहने और फिर अपना कंप्यूटर चालू किया, अपनी पसंदीदा एक पुरानी फिल्म ढूंढी और उसे देखना शुरू कर दिया। फिल्म देखने के बाद सोने का समय लगभग हो गया था। मुझे रात को अच्छी नींद आई, और ये दूसरा दिन था। सुबह 8 बजे सिस्टम स्टोर फिर से रिफ्रेश हो गया। आज जिन 4 चीजों को अपडेट किया गया, उन्होंने एक बार फिर चेन पिंगोन को बेचैन कर दिया। 1. टेलीपैथी के लिए उन्नत तकनीक की पुस्तक। 2. सुपर फ्लेम मैनिपुलेशन एबिलिटी स्किल बुक। 3. शरीर को कठोर बनाने की क्षमता पर आधारित पुस्तक। 4. एयर शील्ड एबिलिटी स्किल बुक। मुझे बेहद आश्चर्य हुआ कि आज जिन 4 चीजों को रिफ्रेश किया गया वे चारों स्किल बुक्स थीं। अगर ये चारों कौशल पुस्तकें अलग अलग प्रकट होती, तो चेन पिंगोन इन्हें बिना किसी झिझक के खरीद लेता।
समस्या यह है कि चारों कौशल पुस्तकें एक साथ प्रकट हुई, लेकिन चेन पिंगोन प्रतिदिन केवल एक ही वस्तु खरीद सकता है। दूसरे शब्दों में, चेन पिंगोन इन 4 कौशल पुस्तकों में से केवल एक का ही चयन कर सकता है। खुशी अचानक ही आ गई, जिससे चेन पिंगोन के सामने एक मुश्किल विकल्प खड़ा हो गया। ये चारों कौशल काफी अच्छे हैं, और प्रत्येक के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। चेन पिंगोन एक पल के लिए हिचकिचाए। बहुत विचार विमर्श के बाद, चेन पिंगोन ने अंततः उन्नत टेलीपैथी कौशल की पुस्तक को चुना। अध्याय 127 स्मृतियों को देखना। टेलीपैथी कौशल पर लिखी किताब खरीदने के बाद, आप इसे तुरंत सीखना शुरू कर सकते हैं। चेन पिंगोन ये भी अनुभव करना चाहता था कि इस कौशल पुस्तक का उसकी टेलीपैथिक क्षमताओं पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। पूरी सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज और सुविधाजनक थी, और मुझे जरा भी असुविधा महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत, कौशल की किताब सीखने के बाद, चेन पिंगोन को लगा कि उसकी टेलीपैथिक क्षमता पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और मजबूत हो गई है। जैसे जैसे उसका कौशल स्तर बढ़ता गया, चेन पिंगोन की मानसिक शक्ति में भी सुधार होता गया। टेलीपैथिक कौशल को अपग्रेड करने के बाद एक अतिरिक्त कार्य क्षमता प्राप्त हो जाती है। उन्नत टेलीपैथी आपको यादों को देखने की अनुमति देती है। इस क्षमता ने चेन पिंगोन को आश्चर्यचकित कर दिया। चेन पिंगोन ने वास्तव में कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी टेलीपैथिक क्षमताओं का उपयोग यादों को देखने के लिए भी किया जा सकता है। क्यों न इसे अभी आजमाकर देखें और जानें कि यह कैसे काम करता है। चेन पिंगोन ने मन ही मन सोचा, फिर अपनी मानसिक ऊर्जा को बाहर की ओर फैलाया। पड़ोस का छोटा लड़का भी गर्मियों की छुट्टियों पर था और आज घर पर टीवी देख रहा था। चेन पिंगोन ने तुरंत ही उस छोटे लड़के पर अपनी कुशलता का प्रयोग किया। टेलीपैथिक क्षमता उस छोटे लड़के पर पड़ी, और चेन पिंगोन को उसकी यादों के कुछ अंश दिखाई दिए। किसी व्यक्ति की स्मृति निरंतर नहीं होती, बल्कि टुकड़ों की एक श्रृंखला होती है। यह प्रक्रिया काफी जादुई है, जैसे कोई फिल्म देखना, लेकिन यहाँ फिल्म निरंतर नहीं है, बल्कि अलग अलग फ्रेम से बनी है। चेन पिंगोन इन यादों को स्वतंत्र रूप से देख सकती थी, लेकिन उस छोटे लड़के ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। हालांकि, उस छोटे लड़के की यादें कुछ हद तक खंडित हैं, कई दृश्य धुंधले दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ काफी स्पष्ट हैं। धुंधली तस्वीरें दर्शाती हैं कि घटना की उनकी स्मृति स्पष्ट नहीं थी, जबकि स्पष्ट तस्वीरें दर्शाती हैं कि उन्हें वह घटना बहुत स्पष्ट रूप से याद थी। दरअसल, मानवीय स्मृति कुछ इस तरह होती है, हमें कुछ चीजें बहुत स्पष्ट रूप से याद नहीं रहती, लेकिन अन्य चीजें हमें बहुत स्पष्ट रूप से याद रहती हैं। लेकिन चेन पिंगोन को जल्द ही कुछ अजीब बात पता चली। उन धुंधली यादों के बावजूद, जब वह उन्हें याद करने की कोशिश करता है, तो वह वास्तव में अपना ध्यान केंद्रित करके धुंधली छवियों को स्पष्ट कर सकता है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यादों को देखने का ये कार्य भी हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो संबंधित व्यक्ति भूल गया हो, लेकिन चेन पिंगोन उनकी यादों की जांच करते समय उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता है। ये क्षमता वास्तव में बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली है। हालांकि, दूसरों की यादों को देखने में भी व्यक्ति की बहुत सारी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। केवल कुछ मिनटों की जांच के बाद ही चेन पिंगोन मानसिक रूप से थक गई थी। हालांकि, 10 मिनट से अधिक समय तक अवलोकन करने के बाद, चेन पिंगोन अपनी नई क्षमता का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम हो गया था। इसके अलावा, चेन पिंगोन ने पाया कि वह जिस स्मृति तक पहुंचना चाहता था, उसे वह जल्दी से खोज सकता था। उदाहरण के लिए, चेन पिंगोन बिस्तर गीला करने की याददाश्त की जांच करना चाहता था। फिर बिस्तर गीला करने से जुड़ी सभी यादें चेन पिंगोन के सामने आ जाएंगी। इसलिए यदि वह किसी विशिष्ट स्मृति तक पहुंचना चाहता है, तो उसे केवल कीवर्ड खोजने की आवश्यकता होती है। चेन पिंगोन उस छोटे लड़के की यादों से बाहर निकल गया, और उसे अचानक अपना सिर भी चकराता हुआ महसूस हुआ। चेन पिंगोन को एहसास हुआ कि उसकी मानसिक शक्ति अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं थी। इसलिए, जब वह लंबे समय तक दूसरों की यादों का अध्ययन करता है, तो वह बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा खर्च करता है। इसलिए, यादों की समीक्षा शीघ्रता से की जानी चाहिए, बेकार की यादों की समीक्षा नहीं की जानी चाहिए। बेहतर यही है कि आप केवल उन्हीं यादों को देखें जिनकी आपको जरूरत है और बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर दें।
इस तरह आप मानसिक ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं। चेन पिंगोन कुछ देर ध्यान में बैठे और विश्राम किया। उनकी क्षीण मानसिक ऊर्जा धीरे धीरे पुनः प्राप्त हुई और अंततः वे सामान्य अवस्था में लौट आए। लिन वानाजुन ने चेन पिंगान को फोन करके पूछा कि क्या उनके पास समय है, क्योंकि वह उनके साथ खरीदारी करने, रात का खाना खाने और फिल्म देखने जाना चाहती थी। ऐसा लगता है कि यह पहली बार है जब लिन वानाजुन ने चेन पिंगोन को डेट पर जाने के लिए पहल की है। चेन पिंगोन ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इस क्षण चेन पिंगोन को एहसास हुआ कि कार न होना वास्तव में असुविधाजनक था। मुख्य मुद्दा यह है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। भले ही आप कार खरीदने में सक्षम हो, फिर भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना मुश्किल है। नहीं, ये सही नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस अब आसानी से मिल जाता है, लेकिन 1998 में अगर आपके जान पहचान वाले हो तो आप इसे बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते थे। मुझे विश्वविद्यालय जाने से पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना चाहिए और फिर एक कार खरीद लेनी चाहिए। ये कहीं अधिक सुविधाजनक होगा। चेन पिंगोन ने मन ही मन सोचा। उन्होंने यही कहा था, लेकिन वे आजकल बहुत व्यस्त हैं, और इन चीजों को पूरा करना आसान नहीं है। आवासीय क्षेत्र छोड़ने के बाद चेन पिंगान ने एक टैक्सी रोकी और लिन वानाजुन को उसमें बैठा लिया। लिन वानाजुन को लेने के बाद चेन पिंगोन उसे खरीदारी के लिए नहीं ले गई, बल्कि इसके बजाय एक रियल एस्टेट एजेंसी में चली गई। चेन पिंगान ने कल रात घर खरीदने की योजना बनाई थी, और अब जब उसके पास कुछ खाली समय था, तो वह इसे जल्द से जल्द खरीदना चाहता था। मैं बाद में घर खरीदने की योजना बना रहा हूं, क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? चेन पिंगोन ने लिन वानाजुन से मुस्कुराते हुए कहा। ओह, आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं? लिन वानाजुन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मेरा घर अब बहुत पुराना हो गया है। मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं, इसलिए मैं अभी घर खरीदना चाहता हूँ। चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। रियल एस्टेट एजेंसी तुरंत मौके पर पहुंच गई। दोनों पक्षों ने पहले ही फोन पर एक दूसरे से संपर्क कर लिया था और उन्हें पता था कि चेन पिंगोन एक बड़ा ग्राहक है, इसलिए उसे लेने के लिए एक बेहतरीन एजेंट को नियुक्त किया गया था। क्योंकि चेन पिंगोन ने पहले पूछताछ करते समय विला के बारे में पूछा था, इसलिए वे जानते थे कि वह एक बड़ा ग्राहक है। श्रीमान चेन, कृपया बैठिए। मैं अभी किसी को दस्तावेज लाने भेजती हूँ। वैसे आप दोनों किस तरह की चाय पीना चाहेंगे? ये शीर्ष रियल एस्टेट एजेंट 30 वर्ष की एक महिला थी, जो अब भी बेहद आकर्षक थी और बहुत ही विनम्रता से बात करती थी। मेरा नाम ली लिंगलिंग है, श्रीमान चेन, आप मुझे श्याओली कह सकते हैं। श्याओली निश्चित रूप से चेन पिंगोन से उम्र में बड़ी है, लेकिन उनका व्यवहार बेहद विनम्र है। चेन पिंगोन ने औपचारिकताओं की परवाह न करते हुए मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, चाय की कोई जरूरत नहीं है, चलिए पहले घर देख लेते हैं। मैं एक विला खरीदने की योजना बना रहा हूँ। क्या आपने आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लिए हैं? हमने सारी तैयारी कर ली है। कृपया दस्तावेज देख लीजिए। अगर आपको कोई घर पसंद आता है, तो हम जाकर उसे खुद देख सकते हैं। चेन पिंगोन के सामने पुस्तिकाओं का एक ढेर रखा हुआ था। ये सभी पुस्तिकाएं अलग अलग बने विलाओं के बारे में थीं। जी हाँ, चेन पिंगोन पूरी तरह से जुट गए हैं और सीधे विला खरीदने की योजना बना रहे हैं। वैसे भी उसके पास पैसा है, इसलिए अगर वह कुछ खरीदना चाहता है, तो वह सबसे अच्छी चीज ही खरीदेगा। वह सीधे विला खरीदेगा, और वह कोई बड़ा अपार्टमेंट या इस तरह की कोई चीज नहीं खरीदेगा। अपने पिछले जीवन में चेन पिंगोन एक विला में रहने की ख्वाहिश रखता था, इसलिए अब जब उसके पास पैसा है, तो स्वाभाविक रूप से वह एक विला खरीदना चाहता है। यह विला निश्चित रूप से सस्ता नहीं था, लेकिन चेन पिंगोन के लिए अब ये समुद्र में एक बूंद के बराबर था। चेन पिंगोन की विला के लिए उच्च अपेक्षाएं भी थीं। यह एक ग्रामीण विला नहीं हो सकता था, क्योंकि वह अर्थहीन होगा। आदर्श रूप से, ये शहर के केंद्र के निकट एक उच्च श्रेणी का विला क्षेत्र होना चाहिए, जिसमें अच्छा परिवेश और अच्छी सुरक्षा हो। श्रीमान चेन, आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आपके लिए सबसे उपयुक्त विला क्षेत्र जियांगनान वाटर टाउन विला क्षेत्र है, ज़ियाओली ने मुस्कुराते हुए क्षेत्र का परिचय देते हुए कहा। अध्याय 128 विला का अवलोकन।
जियांगनान वाटर टाउन विला एरिया का निर्माण पिछले साल ही पूरा हुआ था, और इसके अंदर की सभी सुविधाएं और विला बिल्कुल नए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विला एक अच्छे इलाके में स्थित है, शहर के केंद्र के करीब है, और जियोहे पार्क बिल्कुल दरवाजे के बाहर है। वातावरण उत्कृष्ट है। हालांकि चांगहे शहर में अन्य विला क्षेत्र भी हैं, लेकिन वे या तो बहुत दूर हैं या वहां के घर बहुत पुराने हैं। उनकी तुलना जियांगनान के जल नगरों के विला क्षेत्रों से नहीं की जा सकती। सबसे अहम मुद्दा अभी भी सुरक्षा ही है। जियांगनान वाटर टाउन विला क्षेत्र के सभी सुरक्षा गार्ड अनुभवी हैं। निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक सुरक्षा गार्ड दिन रात गश्त करते हैं। इसके अलावा विला क्षेत्र के अंदर और बाहर दोनों जगह निगरानी और चोरी रोधी उपकरण लगाए गए हैं, जो ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि समुदाय में रहने वाले निवासियों को बिल्कुल भी चिंता न हो। श्याओ ली लगातार बोलती रही और अंत के सभी फायदों को गिनाती रही। बेशक उन्होंने इस विला क्षेत्र की सबसे बड़ी कमी का जिक्र नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि यह महंगा है। बेशक इस तरह के अच्छे विला क्षेत्र की कीमत सस्ती नहीं हो सकती, अन्यथा डेवलपर पैसा कैसे कमाएगा। जियांगनान वाटर टाउन विला क्षेत्र में स्थित विलाओं को भी विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे सस्ते टाउनहाउस की कीमत भी 3 मिलियन से शुरू होती है। ऐसी कीमतें आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। अगर यह आंगन वाला एक अलग विला है, तो इसकी कीमत 10 मिलियन या उससे अधिक होगी। 20 साल बाद भी ऐसी कीमत चौंकाने वाली होगी। 1998 की तो बात ही छोड़िए। जियांगनान के जल नगरों में घर हर तरह से शानदार हैं, वे थोड़े महंगे हैं, लेकिन निश्चित रूप से पैसे के लायक हैं। आखिरकार आपको वही मिलता है जिसके लिए आप भुगतान करते हैं। यहाँ टाउनहाउस की कीमत 3 मिलियन से शुरू होती है और अलग अलग विला की कीमत 10 मिलियन से शुरू होती है। जब शियाओली बोल रहा था, तो उसने चेन पिंगोन की ओर देखा। वह यह देखना चाहती थी कि कीमत सुनकर चेन पिंगोन की क्या प्रतिक्रिया होगी। परिणामस्वरूप उसने केवल इतना ही देखा कि चेन पिंगोन के बगल में बैठी महिला साथी के चेहरे के भाव बदल गए, अर्थात लिन वांगजुन का चेहरा लाल हो गया। हालांकि चेन पिंगोन भावहीन बनी रही, उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखा। श्याओ ली भी असमंजस में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि चेन पिंगोन का क्या मतलब है। मैं सिर्फ सबसे बेहतरीन विला ही खरीदूंगा। आपको बाकी दस्तावेज देखने की जरूरत नहीं है। सबसे बेहतरीन विला मेरे सामने लाओ, चेन पिंगोन ने दस्तावेजों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। श्याओ ली ने झट से यह कहा और फिर विला के बारे में जानकारी के 3 पन्ने निकाले और उन्हें चेन पिंगोन के सामने रख दिया। ये तीनों विला अलग अलग मकान हैं, जिनमें जमीन के ऊपर 2 मंजिलें और जमीन के नीचे 1 मंजिल है। इसमें एक निजी बगीचा, पार्किंग और स्विमिंग पूल की सुविधा है। सभी विला पूरी तरह से सुसज्जित हैं और तीनों विला आकार में समान हैं, लेकिन उनकी सजावट की शैलियां अलग अलग हैं। इनमें से एक अपार्टमेंट यूरोपीय शैली का है, दूसरा आधुनिक न्यूनतम शैली का है और तीसरा चीनी शैली का है। जब चेन पिंगोन ने चीनी शैली के आंतरिक सज्जा को देखा, तो वह तुरंत इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। क्योंकि चीनी शैली के इंटीरियर डिजाइन के इन चित्रों का प्रभाव वास्तव में बहुत अच्छा है। हालांकि इसमें चीनी शैली की सजावट है, लेकिन ये पूरी तरह से चीनी शैली नहीं है। इसके बजाय इसमें आधुनिक तत्वों को शामिल किया गया है, जिससे पूरा विला विशेष रूप से आलीशान और भव्य दिखता है। केवल आंतरिक सज्जा को देखकर ही यह स्पष्ट था कि चेन पिंगोन को चीनी शैली की सजावट वाला यह विला काफी पसंद आया था। लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव क्या होगा, ये जानने के लिए हमें विला को स्वयं देखना होगा। चलो, मुझे ये तीनों विला दिखाओ। मैं इन्हें खुद देखना चाहती हूँ, चेन पिंगोन ने तीनों तस्वीरें दिखाते हुए कहा। चेन पिंगोन फिलहाल चीनी शैली के इंटीरियर डिजाइन वाले विला को पसंद करते हैं, लेकिन निर्णय लेने से पहले उन्हें इसे व्यक्तिगत रूप से देखना होगा, और वह सीधे तौर पर अपने असली विचार प्रकट नहीं करना चाहते हैं। ये सुनकर शियाओ ली बेहद प्रसन्न हुई और तुरंत सहमत हो गई। मैंने अभी तक ड्राइविंग टेस्ट नहीं दिया है और मैंने कभी कार नहीं चलाई है। क्या आपके पास कोई है? चेन पिंगोन ने सीधे सीधे पूछा। यह सुनकर जियाओ ली थोड़ा हैरान हुआ,
लेकिन उसने और कोई सवाल नहीं पूछा और बस मुस्कुराते हुए कहा कि उसके पास कार है। उसके पास एक कार है जो BMW का पुराना मॉडल है। हालांकि यह BMW का एक पुराना मॉडल है, फिर भी इसमें BMW होने का गौरव बरकरार है। उस दौर में मर्सिडीज में सवारी करना और BMW चलाना एक मशहूर कहावत थी और बहुत से लोग इस पर विश्वास करते थे। इसलिए BMW और मर्सिडीज बेंज की बिक्री अपेक्षाकृत अधिक है और काफी संख्या में लोग इस कार को चलाते हैं। चेन पिंगान और लिन वानजुन पीछे की सीट पर बैठे थे और शियाओली खुद कार चला रहे थे। विला क्षेत्र तक गाड़ी से पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। यह विला क्षेत्र बेहद खूबसूरत वातावरण से घिरा हुआ है। हालांकि यह शहर के केंद्र में नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा दूर भी नहीं है और न ही यह एकांत में स्थित है। इसके अलावा बिल्कुल बगल में एक पार्क है जो सुबह की दौड़ और सैर के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आसपास की सुविधाएं विकसित हो चुकी हैं और कुछ किलोमीटर के भीतर एक बड़ा सुपरमार्केट है, इसलिए चीजें खरीदना काफी सुविधाजनक है। इसका एकमात्र नकारात्मक पहलू यह है कि आसपास कोई नाश्ते की दुकान या सुविधा स्टोर नहीं है, जिससे ये कम सुविधाजनक हो जाता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, आप एक साथ दोनों चीजें नहीं पा सकते। इसलिए जो लोग यहाँ रहने का खर्च उठा सकते हैं, वे अमीर होंगे और उनके पास बहुत सारी कारें होंगी, अन्यथा उनके लिए बाहर जाना भी असुविधाजनक होगा। प्रवेश द्वार पर एक सुरक्षा गार्ड तैनात था। वह बहुत युवा था, शायद 20 या 30 वर्ष से भी कम आयु का। समुदाय में आने जाने वाले हर व्यक्ति की जांच अनिवार्य है। जब रियल एस्टेट एजेंट चेन पिंगोन और अन्य लोगों को लेकर आया, तो उनकी भी जांच और पंजीकरण किया गया। सुरक्षा व्यवस्था वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन जाहिर है इस समुदाय के लिए संपत्ति प्रबंधन शुल्क बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। हालांकि चेन पिंगोन अभी भी उस संपत्ति से काफी संतुष्ट थी। उनकी जैसी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनियों को बेहतरीन सेवा प्रदान करनी ही चाहिए। उच्च शुल्क के अलावा शायद उनमें कोई अन्य कमी नहीं है। आखिरकार इस समुदाय के सभी निवासी या तो अमीर हैं या शक्तिशाली हैं, और ये संपत्ति प्रबंधन कंपनियां ऐसे निवासियों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। आपको यहाँ रहना कैसा लगता है? क्या आपको ये पसंद है? चेन पिंगान ने लिन वानजुन का हाथ दबाया और मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक मुझे ये पसंद है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, लिन वानजुन ने धीरे से कहा। आखिरकार लिन वानजुन के घर के माहौल की तुलना में यह विला क्षेत्र बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। लिन वानजुन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इतने अच्छे घर में रह सकता है। क्योंकि वह आमतौर पर स्कूल आने जाने के लिए एक निश्चित मार्ग का उपयोग करती है, इसलिए वह कभी भी ऐसे विला क्षेत्र से नहीं गुजरी थी और उसे यह नहीं पता था कि ऐसे स्थानों में धनी लोग रहते हैं। अगर आप चाहें तो भविष्य में मेरे घर आकर रह सकते हैं, चेन पिंगोन ने मजाक में कहा। लिन वानजुन ने बिना कुछ कहे चेन पिंगोन की ओर आंखें घुमाईं, लेकिन फिर भी वह कुछ हद तक आकर्षित थी। हम जल्दी ही विला पहुंच गए और सबसे पहले हमने यूरोपीय शैली का विला देखा। चेन पिंगान ने लिन वानजुन को यूरोपीय शैली का विला दिखाया, जिसे बहुत ही शानदार ढंग से सजाया गया था। कई लोगों को यह आलीशान शैली पसंद आ सकती है, लेकिन चेन पिंगोन को पहली नजर में ही लगा कि यह उनकी शैली नहीं है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि यह मेरी पसंद के अनुरूप नहीं है। दूसरा सेट आधुनिक मिनिमलिस्ट शैली का है, जिसे चेन पिंगोन वास्तव में काफी अच्छा मानती है। आखिरी सेट चीनी शैली में है। दरअसल यह एक चीनी सुजो शैली का उद्यान विला है। पूरा विला बेहद मनमोहक और सुंदर तरीके से बनाया गया है। विला को असल में देखने के बाद चेन पिंगोन को यह और भी ज्यादा पसंद आया। इन तीनों विलाओं की कीमत लगभग कितनी है? चेन पिंगोन ने सहज भाव से पूछा। ये तीनों विला सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों से पूरी तरह सुसज्जित हैं और आप केवल अपने सामान के साथ तुरंत रहने आ सकते हैं। पहला विला 15.8 मिलियन का है, दूसरा विला थोड़ा सस्ता यानी 13.8 मिलियन का है। यह आखिरी वाला, जो चीनी शैली का विला है, वास्तव में सबसे महंगा है। इसका कारण यह है कि इसमें सबसे ज्यादा ठोस लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें नानमो और रोजेवुड की बड़ी मात्रा शामिल है।
इसलिए इस विला की कीमत 18.88 मिलियन है, ज़ियाओली ने धीरे से घोषणा की। अध्याय 129 विला अब नियंत्रण में है। आपको कौन सा विला पसंद है? चेन पिंगान ने लिन वानजुन के कान में फुसफुसाया। अगर मैं होता तो मैं इस चीनी शैली को पसंद करता। मुझे लगता है कि यह सबसे आरामदायक दिखती है, लेकिन ये कीमत बहुत अधिक है। लिन वानजुन चेन पिंगोन के कान के पास झुकी और कुछ फुसफुसाया। चेन पिंगान मुस्कुराई। ये वास्तव में अपनी चीनी सौंदर्यशास्त्र के अनुरूप है, ये निश्चित रूप से चीनी लोगों को अधिक आकर्षित करता है। तो हम आपकी बात मानेंगे और यह विला खरीद लेंगे, चेन पिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जहां तक अभिभावकों की राय का सवाल है, उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि माता पिता ज्यादा सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि चेन पिंगोन के माता पिता शायद इतना अच्छा घर खरीदने के लिए पैसे खर्च करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसके अलावा इसे अपने माता पिता को समझाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। दूसरी बात, ये घर वाकई बहुत अच्छा है और अगर मेरे माता पिता भी आते हैं तो उन्हें यह जरूर पसंद आएगा। चेन पिंगोन के माता पिता ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वे अपने जीवन काल में ऐसे खूबसूरत घर में रहेंगे। मैं ये घर अभी नकद में खरीद सकता हूँ, लेकिन आपको मुझे सर्वोत्तम संभव कीमत देनी होगी। अगर छूट नहीं मिली तो मुझे दूसरे इलाकों पर विचार करना पड़ेगा, चेन पिंगोन ने शांत भाव से रियल एस्टेट एजेंट शियाओली से कहा। चेन पिंगोन की बातें सुनकर शियाओली के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आवाज थोड़ी तीखी थी जब उसने पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि आप इस विला को पूरी तरह से खरीदना चाहते हैं? उसकी आवाज थोड़ी तीखी लग रही थी क्योंकि वह बहुत उत्साहित थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने इस तरह प्रतिक्रिया दी, क्योंकि यह पहली बार था जब उसका सामना किसी ऐसे ग्राहक से हुआ था जो एक आलीशान घर खरीदने में इतना उदार था। पहले तो विला खरीदने आने वाले बड़े बड़े मालिकों को भी बहुत सोच समझकर चुनाव करना पड़ता था, वे बार बार विला देखते थे। कुछ लोगों को तो खरीदने का फैसला लेने से पहले कई महीनों तक छानबीन करनी पड़ती थी। लेकिन आज उसने एक नई बात सीखी है। क्या सचमुच अमीर लोग किराने का सामान खरीदने की तरह ही घर खरीदते हैं? कीमत के बारे में पूछें, फिर मोल भाव करें, और अगर कीमत सही लगे तो उसे खरीद लें। यहाँ तक कि जब वह किराने का सामान खरीदने बाजार जाती है, तब भी वह इतनी तेजी से नहीं चलती। लेकिन सच कहूं तो उसे ऐसे ग्राहक बहुत पसंद है, वह उन्हें बेहद प्यार करती है। श्रीमान चेन, कृपया निश्चिंत रहें, हम आपको निश्चित रूप से सर्वोत्तम संभव छूट देंगे, शाओली ने तुरंत उसे आश्वस्त किया। दरअसल यह विला लंबे समय से खाली पड़ा है और इसे बेचा नहीं जा सकता। बिक्री कार्यालय 1 साल से अधिक समय से बंद है। इसलिए इस तरह के घरों को निरंतर बिक्री के लिए केवल रियल एस्टेट एजेंसियों के साथ ही सूचीबद्ध किया जा सकता है। यह तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि विला बनाते समय उनकी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही आशावादी थीं, उन्हें लगता था कि ऐसे विला बहुत अच्छे बिकेंगे। हालांकि पिछले 2 वर्षों में आर्थिक मंदी के कारण ये विला बिक नहीं पाए हैं और खाली पड़े हैं। शाओली ने तुरंत फोन किया, स्थिति समझाए और सबसे कम संभव छूट के बारे में पूछताछ की। कुछ बातचीत के बाद कीमत को घटाकर 17 मिलियन कर दिया गया, जिससे 1 मिलियन से अधिक की बचत हुई। चेन पिंगोन को पैसों की परवाह नहीं थी, लेकिन फिर भी वह जहां भी संभव हो पैसे बचाना चाहता था। इसके बाद आपको घर के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इन जैसी कंपनियों के अपने नेटवर्क और चैनल होते हैं, इसलिए उनके लिए इस तरह की प्रक्रियाएं काफी सरल होती हैं। चेन पिंगान अपने साथ अपना पहचान पत्र और परिवार पंजीकरण पुस्तिका लेकर आए थे। मैं उनके पीछे पीछे सीधे आवास प्रबंधन कार्यालय गया, जहां उन्होंने मौके पर ही काम पूरा किया। अनुबंध पूरा हो गया और संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रियाएं भी संपन्न हो गईं। सभी प्रक्रियाएं कुछ ही घंटों में पूरी हो गईं। सामान्य परिस्थितियों में इन प्रक्रियाओं को पूरा होने में कई दिन लग सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास इसे संभालने के लिए कोई विशेष चैनल है, तो ये बिल्कुल अलग बात है, सभी प्रक्रियाएं कुछ ही घंटों में पूरी की जा सकती हैं। संपत्ति का प्रमाण पत्र हाथ में होने के साथ ही यह विला अब चेन पिंगोन के स्वामित्व में है।
लिन वानजुन ने पूरी प्रक्रिया में भाग लिया और चेन पिंगोन के प्रति सभी के सम्मानजनक रवैये को देखकर उन्हें गर्व का भी अनुभव हुआ। लिन वानजुन को पहली बार यह एहसास हुआ कि चेन पिंगोन वास्तव में इतना अमीर था। उन्होंने बिना किसी झिझक के और पूरी रकम देकर 10 मिलियन युआन से अधिक कीमत का विला खरीद लिया। रियल एस्टेट एजेंट ने चेन पिंगोन को यह समझाने की भी कोशिश की कि वह बंधक के जरिए भुगतान कर सकता है, क्योंकि बैंक बहुत कम ब्याज दरें दे रहा था, जिससे यह एक बहुत ही किफायती विकल्प बन गया था। हालांकि चेन पिंगोन ने उसे अस्वीकार कर दिया। आखिरकार इसकी कीमत सिर्फ 10 मिलियन से थोड़ी अधिक है, इसलिए बंधक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे पूरी कीमत देकर खरीद सकते हैं। 10 मिलियन युआन से अधिक कीमत का घर, जिसकी मासिक किस्तें चुकानी पड़ती हैं, चेन पिंगोन के लिए बहुत ही परेशानी का सबब है। अगर चेन पिंगान को पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वह कर्ज ले सकता है। उसे कम ब्याज दर मिलेगी और ज्यादा परेशानियां भी नहीं होंगी। चेन पिंगोन ने रियल एस्टेट एजेंट से विला की अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी तरह से सफाई करने के लिए सफाई सेवा की व्यवस्था करने को कहा। विला में बाकी जो भी चीजें गायब हैं, वो उन्हें खुद खरीद लेंगे। चेन पिंगान को सफाई के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता, एजेंसी इसका पूरा खर्च उठाती है। आखिरकार इस विला को खरीदने से उनकी रियल एस्टेट एजेंसी को जो कमीशन मिला, वह कोई छोटी रकम नहीं थी। चेन पिंगान को निश्चित रूप से इस सफाई सेवा के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। चेन पिंगान ने इस बात पर विचार किया था कि क्या वह लिन वानजुन के लिए भी एक विला खरीद ले, लेकिन अंत में चेन पिंगोन ने फिर भी वह सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उनका रिश्ता अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। वे फिलहाल दोस्तों से कहीं ज्यादा हैं, लेकिन प्रेमी प्रेमिका नहीं है। कुछ बातें अनकही ही बेहतर होती हैं, उन्हें जोर से न कहना ही सबसे अच्छा है। लिन वानजुन के साथ अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप से स्थापित करने के बाद घर खरीदना अधिक उपयुक्त होगा। संपत्ति का प्रमाण पत्र मिलने के बाद चेन पिंगोन ने लिन वानजुन के साथ खरीदारी की। फिर वे लिन वानजुन को घर ले गए। जब लिन वानजुन घर लौटी, तो वह अपने साथ कई बैग और पैकेट लेकर आई थी, जिनमें तरह तरह की चीजें थीं। इनमें से कुछ वस्तुएं चेन पिंगोन ने लिन वानजुन के लिए उपहार के रूप में खरीदी थीं, और बाकी वस्तुएं लिन वानजुन के परिवार के लिए उपहार थीं। क्योंकि बहुत सारी चीजें थीं, इसलिए चेन पिंगोन भी साथ आ गई। विशेष रूप से चेन पिंगोन द्वारा ले जाई जा रही कई बड़ी वस्तुओं ने लिन वानजुन के परिवार में सभी का ध्यान आकर्षित किया। यह एक टेलीविजन सेट है, लिन वानजुन की मां ने उत्सुकता से पूछा। आंटी, ये कंप्यूटर का मॉनिटर है। मैंने तुम्हारे लिए एक कंप्यूटर खरीद लिया है, इसलिए अब तुम घर से ही ऑनलाइन हो सकते हो। चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए समझाया। लिन वानजुन की मां स्तब्ध रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। वह एक साधारण ग्रामीण महिला थी जिसने कंप्यूटर के बारे में केवल सुना था, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि यह किस काम की चीज है। ये टेलीविजन जैसा दिखता है और बहुत महंगा लगता है। चेन पिंगोन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और सीधे कंप्यूटर को असेंबल कर दिया। ये भी उन उपहारों में से एक था जो चेन पिंगोन ने लिन वानजुन के लिए खरीदे थे। हालांकि लिन वानजुन को खुद इस कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जल्द ही विश्वविद्यालय जाने वाली है। इसलिए इस उपहार का उपयोग संभवतः लिन वानजुन के छोटे भाई बहन करेंगे। लिन वानजुन के छोटे भाई बहनों ने चेन पिंगोन को कंप्यूटर असेंबल करते देखा और जिज्ञासावश उनके पास आ गए। चेन पिंगान कई बार लिन वानजुन के घर जा चुकी थी और उसके छोटे भाई बहन से मिल चुकी थी। हालांकि वे एक दूसरे से परिचित नहीं थे, फिर भी वे बातचीत कर सकते थे। लिन वानकिंग उत्सुकता से चेन पिंगोन की गतिविधियों को देख रही थी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि चेन पिंगोन एक कंप्यूटर को असेंबल कर रहा है, और वह तुरंत पूरी उत्साहित हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बड़ी बहन विश्वविद्यालय जाने वाली है, और एक बार जब उसकी बहन विश्वविद्यालय में चली जाएगी, तो कंप्यूटर को घर पर छोड़ा जा सकता है ताकि वह उसका उपयोग कर सके। यह सोचकर लिन वानकिंग को विशेष रूप से खुशी हुई। उसका छोटा भाई लिन यिमिंग भी बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। आखिर उसके जैसे बच्चे के लिए घर में कंप्यूटर होना बहुत ही रोमांचक बात थी।
अध्याय 130, जू युवानकुई की मृत्यु हो गई। कंप्यूटर स्थापित हो गया है। क्या आप दोनों में से किसी को कंप्यूटर चलाना आता है? चेन पिंगान ने अपना सिर घुमाकर भाई बहनों की ओर देखा। उनकी सौम्य मुस्कान ने लिन वानकिंग और उसके भाई को बहुत ही सुखद अनुभूति कराई। नहीं, मैंने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया, लिन यिमिंग ने सिर हिलाते हुए कहा। लिन वानकिंग ने सिर हिलाया और फिर अपना सिर नकार दिया। मैंने उन्हें इंटरनेट कैफे में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते देखा है, लेकिन मैंने खुद कभी कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया है, लिन वानकिंग ने कहा। कोई बात नहीं, आप इसे सीख सकते हैं। कंप्यूटर सीखना वास्तव में बहुत आसान है। मैं पहले आपको कुछ बुनियादी कंप्यूटर कौशल सिखाऊंगा। यह एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता पुस्तिका भी है, आप इसे बाद में पढ़कर सीख सकते हैं। चेन पिंगान ने अपने हाथ में पकड़ी कंप्यूटर की किताब को हिलाते हुए उन दोनों से कहा। लिन वानजुन भी वहां आ गई और उत्सुकता से चेन पिंगोन की हरकतों को देखने लगी, क्योंकि लिन वानजुन ने शायद ही कभी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था। उनके स्कूल में इस साल से ही एक कंप्यूटर लैब है और कंप्यूटर पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू हो गया है। हालांकि वे सीनियर हाई स्कूल के छात्र हैं और कॉलेज प्रवेश परीक्षा में कंप्यूटर आधारित परीक्षण शामिल नहीं होते हैं, इसलिए इन सीनियर हाई स्कूल के छात्रों के पास कंप्यूटर पाठ्यक्रम नहीं है। चेन पिंगोन ने धैर्यपूर्वक उन्हें कंप्यूटर चालू करना और उसके बुनियादी कार्यों का उपयोग करना सिखाया। मैंने उन्हें कीबोर्ड की अधिकांश कुंजियों का उपयोग करना भी सिखाया। हालांकि समय बहुत कम है, इसे एक ही बार में पूरा सिखाना असंभव है। हालांकि उन्हें सामान्य उपयोग के तरीके पहले ही सिखा दिए गए हैं। ये कंप्यूटर अभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, इसलिए आप ऑनलाइन नहीं जा सकते, लेकिन आप इसका उपयोग कुछ सिंगल प्लेयर गेम खेलने के लिए कर सकते हैं, और आप कंप्यूटर पर टाइप करना भी सीख सकते हैं। यहाँ एक टाइपिंग सीखने का सॉफ्टवेयर है। इसे खोलने के बाद आप सीखना और इसका उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। इसे फोल्डर कहते हैं। मैंने इसमें कुछ कंप्यूटर गेम इंस्टॉल किए हैं। आप इन गेमों को यहां खोलकर खेल सकते हैं। चेन पिंगान ने ये जानकारी अपने तीनों भाई बहनों के साथ एक एक करके साझा की। तभी चेन पिंगोन का फोन बज उठा। चेन पिंगान ने अपना फोन उठाया और देखा कि यह डायरेक्टर वांग का फोन था। कॉल कनेक्ट हो गया। निदेशक वांग ने फोन पर चेन पिंगोन को बताया कि वाइनरी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है और चेन पिंगोन जाकर उसका दौरा कर सकते हैं। इससे चेन पिंगोन को ये भी पता चलता है कि संबंधित नेता पहले से ही वाइनरी में उनका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद चेन पिंगान ने डायरेक्टर वांग को अपनी मौजूदा लोकेशन बताई और उनसे उसे लेने के लिए एक कार बुलाने को कहा। अगर 20 साल बाद भी आपके पास कार नहीं होगी, तो राइड हेलिंग सर्विस को कॉल करना बहुत सुविधाजनक होगा। लेकिन अब ये तरीका काम नहीं करेगा। अगर मेरे पास कार नहीं है तो टैक्सी बुलाना बहुत झंझट का काम है। खासकर चूंकि उनका स्थान काफी दूरस्थ है, इसलिए टैक्सी मिलना मुश्किल है। इसलिए हम केवल निर्देशक वांग से ही कार की व्यवस्था करने का अनुरोध कर सकते हैं। निर्देशक वांग ने खुलकर मुस्कुराते हुए सहमति जताई। फोन रखने के बाद चेन पिंगान ने बेबसी से कहा, आज मुझे बहुत काम है और बाद में भी मैं व्यस्त रहूंगी, इसलिए मैं सिर्फ यहीं आपको फोन कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, अगर आपको कोई जरूरी काम करना है तो आप उसे कर सकते हैं, लिन वानजुन ने तुरंत कहा। वह जानता था कि चेन पिंगोन पहले से पूरी तरह बदल चुका था और ऐसी कई चीजें थी जिन्हें चेन पिंगोन को संभालना था। इसके अलावा चेन पिंगोन आज उस पर पहले ही काफी पैसा खर्च कर चुका था, इसलिए उसे चेन पिंगोन के महत्वपूर्ण काम में देरी करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जल्दी नहीं है, वे मुझे लेने आ जाएंगे। उनके आने से पहले मेरे पास आपके साथ कुछ समय बिताने का समय है। चेन पिंगान मुस्कुराए और बेपरवाही से बोली। चेन पेयांग को अच्छी तरह पता था कि वे ही उससे मदद मांग रहे थे, न कि इसके विपरीत, इसलिए उसे फायदा था और उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसके बोलते ही चेन पिंगोन का फोन फिर बज उठा। अपना फोन उठाते ही और नंबर पर नजर डालते ही चेन पिंगोन समझ गया कि यह किसी भर्ती फर्म का फोन है। चेन पिंगान ने कल एक हेडहंटिंग फर्म से संपर्क किया और अपनी जरूरतों के बारे में बताया। हेडहंटिंग फर्म वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती करने वाली एजेंसियों के लिए एक सामान्य शब्द है, इन्हें मध्यस्थ कंपनियां भी माना जा सकता है।
हालांकि वे प्रतिभाओं को सामने लाने में विशेषज्ञता रखते हैं। चेन पिंगोन एक वाइनरी खोलना चाहते हैं, इसलिए जाहिर है कि उन्हें बहुत सारे प्रबंधन कौशल की आवश्यकता है। जहां तक डिस्टिलरी के मूल नेतृत्व की बात है, चेन पिंगोन उन सभी का उपयोग नहीं करेगा। ये कहना मुश्किल है कि वास्तव में क्या होगा, लेकिन कम से कम चेन पिंगोन को अपने लिए काम करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। लेकिन अब चेन पिंगोन के हाथ खाली हैं और उसके भीतर एक भी व्यक्ति नहीं है। इसलिए चेन पिंगान ने एक हेडहंटिंग फर्म से संपर्क किया और उनसे अपने लिए प्रतिभाशाली प्रबंधन कर्मियों का एक समूह खोजने के लिए कहा। मैंने कल ही हेडहंटिंग फर्म से संपर्क किया था और मुझे आज ही उनसे जवाब मिल गया है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि ये हेडहंटिंग फर्में वास्तव में बहुत सक्षम है। जब कॉल कनेक्ट हुई तो दूसरी तरफ वास्तव में एक हेडहंटिंग फर्म का बिजनेस मैनेजर था। उस भर्ती फर्म ने चेन पिंगोन को बताया कि उन्हें जिस प्रतिभा की जरूरत थी, वह उन्हें पहले ही मिल चुकी है। चेन पिंगान साक्षात्कार की व्यवस्था कर सकते हैं। चूंकि इन लोगों को प्रतिभाओं की भर्ती करने वाली फर्मों द्वारा खोजा गया था, इसलिए इन सभी में असाधारण क्षमताएं होनी चाहिए। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वे चेन पिंगोन की जरूरत के अनुरूप प्रतिभाएं हैं, ये बात चेन पिंगोन को उनसे व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करने के बाद ही पता चलेगी। चेन पिंगोन को इन प्रतिभाओं से कोई खास अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि उन्हें केवल एक वाइनरी का प्रबंधन करने के लिए उनकी आवश्यकता थी। जब तक प्रबंधक योग्य हैं, तब तक इतना ही काफी है। इसके अलावा उपलब्ध सीमित समय को देखते हुए अन्य क्षेत्रों से भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। स्थानीय स्तर पर योग्य प्रबंधन प्रतिभाओं को ढूंढना ही पर्याप्त था। कैसा रहेगा अगर मैं आज रात 8 बजे उनके साक्षात्कार आयोजित करने के लिए कोई जगह ढूंढ लूं? कुछ देर सोचने के बाद चेन पिंगोन ने कहा, चलिए शेरेटन होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में इंटरव्यू का आयोजन करते हैं। ठीक है श्रीमान चेन, मैं उन्हें तुरंत सूचित कर दूंगा। फोन रखने के बाद चेन पिंगान ने शेरेटन होटल के फ्रंट डेस्क पर फोन किया। मैंने एक मीटिंग रूम बुक किया। अच्छी बात यह है कि अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ एक फोन कॉल से किया जा सकता है। कुछ ही देर में निर्देशक वांग द्वारा व्यवस्थित की गई कार आ गई। निर्देशक वांग स्वयं भी कार में मौजूद थे। चेन पिंगोन ने लिन वानाजुन और उसकी दोनों बहनों को अलविदा कहा, कार का दरवाजा खोला और पिछली सीट पर बैठ गई। निर्देशक वांग भी पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, जाहिर तौर पर चेन पिंगोन का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद डायरेक्टर वांग ने धीरे से कहा, जू युवानकुई पकड़ा गया है, लेकिन जब उसे पकड़ा गया तब तक वह मर चुका था। उनकी मृत्यु हांगकांग जा रहे विमान में हुई। निर्देशक वांग चुपके से चेन पिंगोन के बोलते समय उनके चेहरे के भावों को देख रहे थे। चेन पिंगोन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और उसने कहा, जू युयुआन मर गया। उसकी मौत कैसे हुई? क्या उसे किसी हत्यारे ने मार डाला? मृत्यु का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है और इसकी जांच चल रही है, निदेशक वांग ने धीमी आवाज में कहा। उनकी निगाहें अभी भी चेन पिंगोन पर टिकी हुई थी। क्या उसे चुप कराने के लिए उसकी हत्या की गई थी? चेन पिंगोन ने धीमी आवाज में पूछा। कुछ कहना मुश्किल है, निर्देशक वांग ने सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने जो कहा वह सबसे सच्ची बात थी। ये निर्धारित करना वास्तव में कठिन है कि क्या जू युवानकुई की हत्या उसे चुप कराने के लिए की गई थी। जू वेनकुई का शव मिल गया है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। हालांकि मौजूदा स्थिति के आधार पर जू युवानकुई की मृत्यु संभवतः अचानक बीमारी के कारण हुई है। हालांकि जू युवानकुई की मौत बेहद संदिग्ध थी, उनकी मृत्यु ऐसे नाजुक मोड़ पर हुई। इससे ये संदेह पैदा होता है कि क्या किसी ने इसे छिपाने के लिए उसकी हत्या की थी। कुछ लोगों को ये भी संदेह है कि जू युवानकुई की मौत का संबंध चेन पिंगोन से है। इसीलिए निर्देशक वांग ने चेन पिंगोन को जू युवानकुई की मृत्यु के बारे में बताने की पहल की, ताकि वह चेन पिंगोन की प्रतिक्रिया देख सके। चेन पिंगोन की प्रतिक्रिया सामान्य थी, और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। निर्देशक वांग ने अपनी निगाहें हटा ली, जिससे चेन पिंगोन के बारे में उनकी शंकाएं कम हो गईं। आखिरकार जब जू युवानकुई की मृत्यु हुई, तब वह विमान से हजारों मील दूर जा चुके थे। चेन पिंगोन को जू युवानकुई को मारने का मौका नहीं मिलना चाहिए था।
चेन पिंगोन शुरू से ही संदिग्ध नहीं था, और अब तो वह और भी कम संदिग्ध है।